तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस की वन शॉट सीरीज। आज हम देखने वाले हैं हमारे वन शॉट वीडियो डीबीएमएस यूनिट 5 का। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हम इसके अंदर पूरा का पूरा अपना सिलेबस देखेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो हमारा सिलेबस है, ये हमारा न्यू सिलेबस है। मतलब कि अभी अपडेट जो हुआ था वो वाला सिलेबस है, ठीक है। ज्यादा कुछ अपडेशन है नहीं। उसके साथ साथ जितने भी हमारे पीवाई के सॉल्यूशंस है वो भी हम साथ में देख लेंगे, है ना। बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपकी इस वीडियो के बाद यूनिट 5 से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना पाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जल्दी से देखते हैं कि हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि कॉन्करेंसी प्रॉब्लम क्या है। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल देखेंगे, फिर हम टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल देखेंगे, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल देखेंगे, मल्टी ग्रेनुलरिटी देखेंगे, मल्टीवर्ड स्कीमास देखेंगे, जो कि हमारा 2 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये हमारा 3 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके 20 से 25 मार्क्स आराम से बच्चे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्करेंसी कंट्रोल होता क्या है। तो बेसिकली हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल, हमने यूनिट 4 में भी आपको बताया था कि कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब होता है कि एक टाइम पे जब मल्टीपल यूजर्स एक ही अकाउंट पर काम कर रहे हो या फिर एक ही डेटा पर काम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कंकरेंसी, ठीक है। अब उस चीज को कंट्रोल कैसे करें, मतलब कि कंट्रोल क्या करोगे, मतलब कि जब एक डेटा पर अगर मल्टीपल यूजर काम करेंगे तो क्या होगा वहां पर। ऐसा भी हो सकता है डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाए, कोई भी आइसोलेशन ना रहे, ठीक है। तो उन सबको कंट्रोल करने का कौन काम करता है? कंकरेंसी कंट्रोल। तो इस लेक्चर के अंदर हम वही उन सारी टेक्निक्स को देखने वाले हैं जो कि कॉन्करेंसी कंट्रोल करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। सो देखो कॉन्करेंसी कंट्रोल की जल्दी से डेफिनेशन पढ़ते हैं बिना देरी करे। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म इन डेटाबेस सिस्टम टू मैनेज साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन व्हाइल ensuring डेटा कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड आइसोलेशन। इन तीनों को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम दैट कैन अराइज व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कॉन्करेंटली, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है? सॉल्व करता है। सो बेसिकली अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्करेंसी कंट्रोल होता क्या है। अब हम देखते हैं कि कॉन्करेंसी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है 2 नंबर में या किसी 10 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन के साथ, है ना। सो इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले होती है हमारी डेटा कंसिस्टेंसी। जो हमारी डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो बिफोर ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन जो हमारा डेटा है वो सेम रहे। वो करने के लिए हमारे कंकरेंसी कंट्रोल बहुत हेल्प करता है। फिर आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन एक साथ काम कर रहे हैं वो आपस में किसी और को इंटरफियर ना करें, उसकी भी गारंटी करता है, ठीक है। फेयर रिसोर्स शेयरिंग, हर एक जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सबके लिए रिसोर्स शेयरिंग जो हो वो फेयर हो। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाए, किसी को कम प्रायोरिटी मिल जाए, किसी को रिसोर्स मिले ही ना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब आप जब एक अपडेट की वजह से आपको मल्टीपल अपडेट्स करने पड़ते हैं तो उसे सॉल्व करता है। लाइक रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक लॉस्ट अपडेट, रीड डर्टी रीड एंड अदर कॉन्करेंसी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। इन सब इश्यूज को अभी हम आगे देख रहे होंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। सो कंकरेंसी प्रॉब्लम्स अकर व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली एंड इंटरेक्ट विद द सेम डेटा। सो पहला होती है हमारी डटी रीड। डटी रीड का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई मतलब ऐसा डेटा है जिसे राइट किया हुआ है लेकिन उसे अभी तक सेव नहीं किया, कमिट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। और उसी समय पर कोई इंसान मतलब कोई भी बंदा क्या करता है, ट्रांजेक्शन उसे रीड कर लेता है। मतलब कि देखो यहाँ पर इस बंदे ने इसे रीड किया ए को, फिर इसने इसे ए को अपडेट किया, फिर ए को इसने राइट किया लेकिन अभी कमिट नहीं किया, ठीक है। और इसने करने के साथ साथ इसने क्या किया, ए को रीड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डटी रीड हो गया। अब इसके बाद इसने रोल बैक कर लिया। रोल बैक मतलब ये पहले पहुंच गया, मतलब कि इसने ये जितना भी किया था सब डिलीट कर दिया। तो इसके पास जो ए इक्वल टू 50 था वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसे क्या कहते हैं, डटी रीड कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट फैंटम रीड, ठीक है। सो फैंटम रीड क्या होता है, जल्दी से पढ़ते हैं। फैंटम रीड का मतलब होता है अ ट्रांजैक्शन री एग्जीक्यूट अ क्वेरी एंड गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। बेसिकली क्वेरी का क्या मतलब होता है कि क्वेरी आप बेसिकली क्वेश्चन करो, है ना, एक कंडीशन दो, उसके बेस पर आपको डेटा मिल जाता है, ठीक है। सो मतलब क्या हो रहा है कि आप सेम क्वेरी, एक ही क्वेरी को 2 बार रन करो, ठीक है। आपने पहले रन किया तो आपको कोई ए डेटा मिला है, ठीक है। और आपने जब उसे दूसरी बार रन किया तो आपको बी डेटा मिल जाए, ठीक है। मतलब कि आपका जो डेटा है वो डिफरेंस हो जाए। तो वो उसका मतलब क्या होता है, आपका आता है फैंटम रीड उसका मतलब, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पर T1 ने क्या किया, सिलेक्ट ऑल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है। तो इसके पास आया रिटर्न
इसने किया एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, T2 ने फिर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया एम्प्लॉय 3 जिसकी सैलरी है 6,000, ठीक है, और इसने कमिट कर दिया। अब इसने वापस से जब इसे क्वेरी को चलाया तो इसके पास कौन आए, 3 एम्प्लॉय आए, पहले 2 एम्प्लॉय आए थे, अब 3 एम्प्लॉय आए, तो दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। तो ये दोनों जो डिफरेंस आया, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, फैंटम रीड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, लॉस्ट अपडेट। लॉस्ट अपडेट भी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब टू ट्रांजेक्शंस रीड द सेम डेटा इन अपडेट इट्स कॉन्करेंटली, ठीक है, बट वन अपडेट ओवरराइड द अदर लीडिंग टू द लॉस ऑफ डेटा। मतलब कि क्या होता है बेसिकली, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि T1 ने A को अपडेट किया, ठीक है, T1 ने A को पहले रीड किया 100, फिर उसे अपडेट कर दिया 20, उसके अंदर बढ़ा दिया 120 कर दिया। यहाँ पर T2 ने इसे 100 को रीड किया था और इसके अंदर से क्या किया था, 30 को माइनस कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 70। तो मतलब होना कितना चाहिए था, एक बात बताओ, यहाँ पर इसने 120 कर दिया, यहाँ पर इसने माइनस किया, तो 120 में से माइनस होना चाहिए था 30 और होना चाहिए था 90, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया 70। तो इसने जो राइट किया था, इसने जो अपडेट किया था, उस पर इसने क्या कर दिया, ओवर राइट कर दिया, ठीक है। तो इसका जो 120 था, इस पर इसने ओवर राइट कर दिया 70। तो इसका जो डेटा है वो लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, क्योंकि इसका तो 120 रहा ही नहीं, इसका 120 कितना बन गया, 70 बन गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी थी प्रॉब्लम लॉस्ट अपडेट की, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी डेडलॉक की प्रॉब्लम। डेडलॉक प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ए हमारा कोई ट्रांजेक्शन है एंड बी कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ए हमारा जो ट्रांजेक्शन है किसी रिसोर्स 1 पर काम कर रहा है, ठीक है, और जो हमारा बी ट्रांजेक्शन है वो किसी रिसोर्स 2 पर काम कर रहा है, ठीक है, दोनों ने इन दोनों को अक्वायर करा हुआ है। अब क्या होता है कि रिसोर्स जो ट्रांजेक्शन जो ए है उसको जरूरत पड़ती है, ये जो रिसोर्स 2 है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये इसके लिए कॉल करता है। और ये जो बी वाला है इसे जरूरत पड़ती है ए की, ठीक है, इसे पड़ती है R1 की, ठीक है। तो क्या होता है कि आपस में ये लोग ट्रांजेक्शन को छोड़ते नहीं है और अनलिमिटेड इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन तो ए है, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हमारे पास बी है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ए है हमारा, वो ऐसे रिसोर्स को मांग रहा होगा जो कि बी ने एक्वायर कर रखा है, ठीक है, और बी एक ऐसे रिसोर्स को मतलब मांग रहा होगा जो कि ए ने एक्वायर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इस वाले ग्राफ में लूप बन जाता है तो ये आ जाता है हमारा डेडलॉक, दोनों ही इनफिनाइट टाइम में फंस जाते हैं और इसमें से जब तक कोई एक बंदा रोल बैक ना कर जाए, मतलब कि डिलीट, मतलब पहले ना पहुंच जाए, डिलीट कर दे सब कुछ, जब तक ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो डेडलॉक की एक प्रॉब्लम होती है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब आएंगी हमारी नेक्स्ट कंकरेंसी की टेक्निक्स। बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमारी 3 टाइप की टेक्निक्स होती है, ठीक है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स, टाइम ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स एंड वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले क्या होगा कि लॉक वाले में क्या होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन को अपना एक लॉक दिया जाएगा जिससे कि वो रिसोर्स को लॉक कर पाए, ठीक है। फिर आएगा टाइम बेस्ड, हर एक ट्रांजेक्शन को एक एक अपना रैंडम या फिर यूनिक टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और वैलिडेशन बेस्ड में कुछ फेज होंगे जिसके अंदर आपका जो डेटा है उसे वैलिडेशन मिलेगा चेक करने के बाद कुछ चीजें, ठीक है। सो यही तीनों हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या, लॉग बेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था डेटाबेस का, इसे देख लेना, ये बेसिकली लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का है, ठीक है। अब आता है हमारा पहले लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। सो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या होता है लॉग दिया जाता है, ठीक है, मतलब लॉग दे दिया जाता है सबको। अचीव आइसोलेशन बिटवीन ट्रांजेक्शन लॉकिंग ऑपरेशन आर यूज लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। बेसिकली ट्रांजेक्शन के बीच में आइसोलेशन बनाने के लिए हमें क्या होता है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, ठीक है। आइसोलेशन क्या करता है, आइसोलेशन एंश्योर दैट ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड सच अ वे that their effect are not visible to other until they are complete। बेसिकली मतलब दो बंदे एक ही डेटा पर काम कर रहे हैं, तो बिना मतलब एक किसी बंदे के सेव करे डेटा किसी और वाले ट्रांजेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो एक नेक्स्ट आता है क्या, बाय लॉकिंग ऑपरेशन ट्रांजेक्शन आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम परफॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रीड राइट एक्शंस ऑन अ सेम डेटा मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी। सो लॉक ऑपरेशन से क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मतलब अगर किसी बंदे ने कोई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारा, अभी हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, हमारा एक T1 है, ठीक है, और एक T2 है, ठीक है।
और T1 ने ए पर क्या ले रखा है, लॉक ले रखा है, ठीक है, मतलब कि ए ने T1 इस पे काम कर रहा है और इसने लॉक ले रखा है। तो T2 क्या होगा, T2 रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, T2 को मतलब बिल्कुल मना हो जाएगा कि वो ए पर क्या कर सकता है, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल इसके अंदर होता है, ठीक है। तो लॉक जो हमारे होते हैं, जो हमारे लॉक होते हैं, अभी प्रोटोकॉल्स नहीं, जो हमारे लॉक होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा शेयर्ड लॉक और एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। सो शेयर्ड लॉक क्या होता है और एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इजी बिल्कुल वे में। अगर किसी बंदे ने शेयर्ड लॉक लिया हुआ है, ठीक है, किसी डेटा पर शेयर्ड लॉक लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कोई और बंदा, मैं आपको बताता हूँ, प्रिवेंट राइट ऑपरेशन बट अलो रीड ऑपरेशन। मतलब कि किसी बंदे ने अगर किसी डेटा पर लॉक लिया हुआ है, शेयर्ड लॉक, तो जो दूसरे ट्रांजेक्शन हैं उसे रीड तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई भी राइट नहीं कर सकता जब तक कि वो लॉक को रिलीज ना कर दे, ठीक है। सो इट ऑल्सो कॉल्ड अ रीड ओनली लॉक। मतलब कि आप इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा इसे रीड तो कर सकता है लेकिन कोई राइट नहीं कर सकता, बस आप ही रीड और राइट कर सकते हो दोनों, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन रीड द बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट बट नो वन कैन मॉडिफाई इट अंटिल द लॉक इज रिलीज, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो हमारा एस होता है, बेसिकली जो हम मतलब लॉक लेते हैं एस से लेते हैं, कि मतलब हमने जो है ना ए पर शेयर्ड लॉक लिया हुआ है, तो ए को कोई भी रीड तो कर सकता है लेकिन ए पर कोई भी राइट नहीं कर सकता जब तक कि मैं लॉक को रिलीज ना कर दूं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक्सक्लूसिव ले रखा है किसी डेटा पर लॉक, तो ना तो कोई भी ए को रीड कर सकता है ना तो कोई भी उसे राइट कर सकता है। ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव लॉक और इसका सिंबल होता है हमारा एक्स, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। अब लॉक कॉम्पेटिबिलिटी देख लेते हैं। लॉक कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर आपने किसी डेटा पर कोई शेयर्ड लॉक ले रखा है तो कोई और बंदा आकर उस पे कौन कौन से लॉक परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे किसी, अगर आपके पास ट्रांजेक्शन वन है एक और एक ट्रांजेक्शन टू है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वन ने शेयर्ड लॉक लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया हुआ है, शेयर्ड लॉक लिया हुआ है। तो कोई सामने वाला बंदा क्या शेयर्ड लॉक ले सकता है उस पर, हाँ ले सकता है, तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटेबल है। अगर किसी बंदे ने शेयर्ड लॉक लिया हुआ है तो क्या सामने वाला बंदा कोई एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है, नहीं ले सकता, ये कॉम्पिटेबल नहीं है। अगर किसी बंदे ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया हुआ है तो क्या सामने वाला कोई शेयर्ड लॉक ले सकता है, नहीं ले सकता। क्या किसी बंदे ने एक्सक्लूसिव लिया हुआ है तो एक्सक्लूसिव ले सकता है, नहीं ले सकता। बस ये याद रखना, ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिव शेयर्ड में आप शेयर तो ले सकते हो, पर आप ना तो शेयर्ड में ना तो एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूसिव ले सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर हमने पहले लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल की एक अच्छी तरह डेफिनेशन देखी थी, होता क्या है। फिर हमने टाइप्स ऑफ लॉग देख लिए, अब हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स होते कौन कौन से हैं। पहला होता है हमारा सिंपलिस्टिक लॉग प्रोटोकॉल। सिंपलिस्टिक लॉग प्रोटोकॉल नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ सिंपल अप्रोच वेयर ट्रांजेक्शन एक्वायर्स लॉक ऑन ऑल द डेटा आइटम it needed to modify before performing any write operation. Once the transaction complete the write, it release the lock. बेसिक सा मतलब क्या है कि मतलब आप पहले आए और है ना आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप, मुझे ए पर करना है, मुझे बी पर करना है, मुझे सी पर करना है, आपने सबको क्या कर लिया, लॉक कर लिया, ठीक है। आपने सब पर लॉक ले लिया और मैं उस लॉक को जब छोड़ूंगा जब मैं राइट ऑपरेशन अपने परफॉर्म कर लूंगा, ठीक है। तो ये यार एक बात बताओ, अगर किसी बंदे को उसे रीड करना होगा तो वो क्या करेगा, है ना, आपने तो सब पे लॉक ले लिया, तो ये थोड़ा सा बेकार होता है, ठीक है। इट इज नॉट वाइडली यूज बिकॉज इट कैन लीड अननेसेसरी लॉकिंग एंड मे कॉज डिले इन अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब कि ये क्या कर सकता है, अननेसेसरी लॉकिंग को मतलब क्या कर सकता है, बढ़ावा दे रहा है, और और जो ट्रांजेक्शन होंगे उनके अंदर बहुत डिले हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्लो हो जाएगा आपका जितना भी प्रोसेस है। अब आपको ये जो पूरा सिंपल मैं ना एग्जाम्पल समझाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिनेरियो है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि T1 को क्या करना है, अकाउंट में बैलेंस को अपडेट करना है, मतलब कि 200 रुपए उसे डिपॉजिट करने हैं अकाउंट के अंदर। अब T2 को क्या करना है, बस अकाउंट में डेटा जाके रीड करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। सो T1 क्या करता है भाई, सिंपलिस्टिक लॉक चल रहा है, तो T1 क्या करता है, आता है और एक्वायर कर लेता है लॉक अकाउंट बैलेंस पे, ठीक है। उसने लॉक एक्वायर कर लिया, अब कोई भी बंदा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो रीड कर सकता ना तो राइट कर सकता, ठीक है। सो T1 क्या करता है, अपडेट करता है बैलेंस को 500 से 700, ठीक है, और फिर रिलीज करता है लॉक को, ठीक है। अब उसने रिलीज कर दिया लॉक को, जब T2 आएगा और बैलेंस को रीड करेगा और उसे 700 मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत तो नहीं आई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जितने देरी में ये जो काम हो रहा था, इतनी देर जो हमारा T2 था भाई,
उसको करना पड़ा वेट फालतू का, ठीक है। वो तो भाई पहले भी रीड करके चले जाता 500 रुपये, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे वेट करना पड़ा, ठीक है। तो यहीं पर ये क्या आती है, दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम है कि उसे फालतू में वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा सिंपलिस्टिक वाला। अब आता है हमारा नेक्स्ट, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपडेट है इसका। बिफोर अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, इट फर्स्ट क्लेम ऑल द लॉक it needs for data item involved. It requests all the lock at once, and if all the locks are guaranteed, it proceed with the operation. If any lock is not guaranteed, the transaction is rolled back. बेसिकली क्या करता है कि जब इसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो ये क्या करता है, एक मतलब क्लेम डाल देता है, मुझे ये सारे लॉक चाहिए, ठीक है। अगर सारे लॉक उसको मिल जाते हैं तो ये अपना ट्रांजेक्शन करता है। अगर इसे सारे लॉक नहीं मिलते, कोई भी एक लॉक अगर रह जाता है, तो ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन नहीं करता, उसे रोल बैक कर लेता है, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसे भी। दिस प्रोटोकॉल इज लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज इट लॉक्स ऑल द डेटा एट बिगिनिंग, विच कैन लीड इन इफिशियंस और डेड लॉक, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। सो देखो, सिनेरियो क्या है इसमें कि T1 को क्या करना है, अपडेट करना है बैलेंस, और T2 को क्या करना है, रीड करना है बैलेंस। सो सबसे पहले क्या करता है, स्टार्टिंग में T1 क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है राइट लॉक की बैलेंस के ऊपर, ठीक है, कि मुझे राइट लॉक चाहिए, मुझे राइट करना है उस पर, ठीक है। सो सिस्टम क्या करता है, लॉक को उसे ग्रांट कर देता है, और T1 क्या करता है, अपडेट कर देता है बैलेंस 700, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द अपडेट, T1 क्या कर देता है, रिलीज कर देता है लॉक को, ठीक है। अब रिलीज कर दिया उसने। अब T2 आता है, वो क्या करता है, रीड लॉक एक्वायर करता है, और अपडेट जो अपडेटेड बैलेंस था उसे रीड कर लेता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब ये तो सिनेरियो ये था जब हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो T1 था उसे लॉक मिल गए, गारंटेड ग्रांट हो गए। लेकिन अगर ऐसा होता कि उसे ग्रांट नहीं होते, मतलब कि T2 पहले से ही लॉक ले रखता, मतलब कि रीड लॉक उसने पहले से ही ले रखा होता, तो क्या होता कि T1 हमारा रोल बैक कर जाता, ठीक है, और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि प्री क्लेमिंग लॉक्स अप फ्रंट में कॉज डेडलॉक, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, डेडलॉक में डाल सकते हैं चीजों को, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि अगर कोई बंदा पहले से ही लॉक एक्वायर करके रखेगा, तो दूसरा बंदा उस पर वेट ही करता रहेगा, तो डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बेकार है, ये समझिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट सुपर हीरो, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो थे, इन सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था हमारा टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर दो फेज होंगे, है ना। दोनों फेज का नाम बताता हूँ मैं आपको। एक फेज का नाम होता है ग्रोइंग फेज, और एक का नाम होता है श्रिंकिंग फेज, ठीक है। ग्रोइंग फेज में क्या होगा कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हैं, वो डेटा के ऊपर लॉक्स को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, ठीक है। ग्रोइंग फेज लॉक को एक्वायर करते जाएंगे, और जैसे ही श्रिंकिंग फेज आएगा, जैसे ही वो अपने लॉक को छोड़ेंगे, मतलब कि उसे क्या बोलते हैं उसे, रिलीज करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने एक बार रिलीज करना शुरुआत कर दी रिलीज करने की, तो वो रिलीज करते रहेंगे, वो कोई भी लॉक एक्वायर नहीं कर पाएंगे। बस ये दो चीजें याद रखो। हमारे दो फेज होते हैं, एक होता है ग्रोइंग फेज जिसके अंदर एक्वायर करते हैं लॉक, और एक होता है श्रिंकिंग फेज जिसके अंदर रिलीज करते हैं लॉक को, ठीक है। सो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल इन डेटाबेस। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या होता है, ट्रांजेक्शन एक्वायर करते हैं लॉक को, बट कैन नॉट रिलीज एनी लॉक। अगर उन्होंने एक बार रिलीज कर दिया लॉक को, तो उन्हें रिलीज करने पड़ेंगे सारे के सारे लॉक, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये हमारा एंश्योर करता है सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे कॉन्करेंटली भी रन हो रहे हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो सीरियल आएगा, मतलब कि उनका जो आंसर आएगा वो राइट आएगा एकदम। इसका जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। सो ये रहा, हाँ, नीचे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसका हमारे पास एक सिनेरियो है कि T1 को क्या करना है, T1 को ट्रांसफर करने 200 रुपए अकाउंट ए से अकाउंट बी के अंदर, ठीक है। और T2 को क्या करना है, रीड करना है बैलेंस अकाउंट ए का। बस हमारे पास ये सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में कैसे काम होगा टू फेज लॉकिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा ग्रोइंग फेज, जिसके अंदर हमारा जो T1 है वो एक्वायर करेगा राइट लॉक ए के ऊपर, ठीक है। और क्या करेगा, डेबिट कर देगा 200 रुपए, है ना। उसने 200 रुपए डेबिट कर दिए, मतलब कि काट लिए ए के अंदर से, उसे ए के अंदर से बी के अंदर डालनी है चीजें, ठीक है। अब क्या होगा कि T1 आएगा और एक्वायर करेगा राइट लॉक अकाउंट बी के ऊपर, ठीक है। अब अकाउंट ए से तो उसने काट लिया, अब अकाउंट बी पर क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है। सो इसने क्या किया था, दोनों में इसके अंदर लॉक को क्या किया था, एक्वायर किया था, रिलीज नहीं किया था। एक्वायर हो गया। अब ये श्रिंकिंग फेज के अंदर आएगा और लॉक को रिलीज करेगा, ठीक है। रिलीज कैसे करेगा, आफ्टर ट्रांसफरिंग T1 release the lock on account B and then release the lock on account A। तो इससे क्या होगा कि ट्रांजेक्शन फॉलो अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, लॉक फर्स्ट वर्क देन रिलीज, ठीक है। तो इसके अंदर पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि T2 कैन नॉट रीड द बैलेंस ऑफ अकाउंट ए वाइल T1 इज होल्डिंग द लॉक, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी यार प्रॉब्लम तो है, बट इसमें की होगा कि आपकी सीरियल एलिजिबिलिटी जो है मेंटेन रहेगी, वो आपकी गारंटी देगा कि सीरियल एलिजिबिलिटी में मेंटेन करके रखूंगा, ठीक है।
मेरा कैमरा यार यहाँ है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। कोई नहीं, मैं कभी कभी मैंने रिकॉर्ड की वीडियो, वो मेरा यहाँ पे रहता है कैमरा, ठीक है। अब मैं वेबकैम का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है, ठीक है। अ, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इतना आपको बहुत अच्छे से यार समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि है स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग में आ गया होगा, कुछ हमारे स्ट्रिक्टनेस आ गई होगी, ठीक है। सो वैसे ही होता है, टू फेज लॉकिंग की तरह ही होता है। दिस इज स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ टू फेज प्रोटोकॉल, ठीक है। सो टू फेज लॉक प्रोटोकॉल, इट मेक श्योर ट्रांजेक्शन कीप लॉक until इट्स completely finished and कमिटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे टू फेज लॉकिंग के अंदर हमारे ट्रांजेक्शन ने क्या किया था, ट्रांसफर करके मनी रिलीज कर दिए थे लॉक, ठीक है। मतलब उसने सेव नहीं किए थे, लेकिन ट्रांसफर करके मनी क्या कर दिए थे, रिलीज कर दिए थे लॉक्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब तक वो रिलीज नहीं करेगा लॉक, जब तक कि हमारा जो डेटा है वो फिनिश ना हो जाए, और जो हमारा काम है वो फिनिश ना हो जाए, और वो कमिट ना हो जाए, सेव ना हो जाए, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं। ट्रांजेक्शन होल्ड्स अ लॉक ऑन डजंट रिलीज देम अंटिल द रेडी टू कमिट। वंस इट कमिट, इट रिलीज ऑल द लॉक एट वंस। यहाँ पर कोई ऐसे फेज वेज नहीं आएगा, वो एक साथ ही सारे लॉक छोड़ देगा, ठीक है। ये वाइट इज यूजफुल, देख लेना आप। इसका सिनेरियो क्या है कि T1, जल्दी से समझते हैं, जल्दी से, है ना। कि T1 को क्या करना है, 200 रुपये अकाउंट ए में से बी को डालने हैं, और T2 को क्या करना है, रीड करना है बैलेंस अकाउंट ए में से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, T1 एक्वायर करेगा लॉक, राइट लॉक ए के ऊपर, और बी क्या करेगा, दोनों पे करेगा ग्रोइंग फेज के अंदर, ठीक है। T1 क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, डेबिट करेगा पहले ए में से, और फिर क्रेडिट करेगा बी में, ठीक है। अब बी के अंदर हो गए हमारे 1200 रुपए। अब क्या होगा कि T1 क्या करेगा, होल्ड्स ऑल लॉक अंटिल कमिट। जैसे ही वो कमिट कर देगा, वो सारे के सारे जो लॉक्स हैं उन्हें रिलीज कर देगा, और श्रिंकिंग फेज में क्या कर देगा, सारे लॉक को रिलीज कर देगा। तो इससे क्या एडवांटेज क्या आएगा, कि बेसिकली प्रिवेंट करेगा ये कास्केडिंग रोल बैक्स को, ठीक है। मतलब कि अगर ये कमिट करने से पहले अगर लॉक्स को रिलीज कर देता है, और कोई बंदा आकर उसे डर्टी रीड कर देता है, और उसमें रोल बैक हो जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा कास्केडिंग रोल बैक। तो इसमें क्या होगा कि हाफ वे कोई भी फेल नहीं होगा, हमारा जितना भी है वो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, इसे प्लीज अच्छे से रीड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चारों के चारों प्रोटोकॉल हैं इसके अंदर, और उनकी सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल्स हमारे 2023 2023-24 एंड 2021-22 दोनों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल्स होते क्या है। तो देखो, इससे पहले हमने कॉन्करेंसी टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले देखा था हमने लॉकिंग टेक्निक, ठीक है। तो हम वहां पर लॉक्स का यूज करते थे, जिससे कि हम क्या करते थे, जो भी ट्रांजेक्शन अगर किसी डेटा को यूज कर रहा है तो उसे लॉक कर दे, और कोई उसे यूज ना कर पाए, जिससे कि इनकंसिस्टेंसी ना आए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉक का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं टाइम स्टैम्प का, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई नया ट्रांजेक्शन आएगा, उसको हम एक टाइम स्टैम्प अलोकेट कर देंगे, जिससे कि अगर उस टाइम स्टैम्प के बेस पर हम जो उनके एग्जीक्यूशन है, जो ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प के बेस पर करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक टाइम पे अगर टाइम स्टैम्प 1 एंड टाइम स्टैम्प 2 आती है, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प को अगर नंबर दे दिया 100, और और जो ट्रांजेक्शन 2 है उसको हमने टाइम स्टैम्प दे दिया 200, ठीक है। सो यहाँ पर जो बड़ा ट्रांजेक्शन है ना, वो हमारा यंगर है, और जो छोटा है वो हमारा ओल्डर है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से प्रायोरिटी हमारी दी जाती है, और इसी के हिसाब से जो एग्जीक्यूशन है किया जाता है, टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, ठीक है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये हमारा 2023-24 और 21-22 में पूछा गया था, ठीक है। सो टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सीरियलाइजिबिलिटी, ठीक है, ऑफ अ ट्रांजेक्शन विदाउट यूजिंग लॉक्स, ठीक है। सीरियलाइजिबिलिटी क्या होता है, बेसिकली जब ट्रांजेक्शन हमारे अगर नॉन सीरियल हैं, और एज अ सीरियल रिजल्ट देते हैं, मतलब, तो है ना, तो उसे हम सीरियलाइजिबिलिटी कहते हैं। मैंने यूनिट 4 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया था यार, पढ़ लेना, ठीक है। ईच ट्रांजेक्शन इज असाइंड अ यूनिक टाइम स्टैम्प दैट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली हर एक ट्रांजेक्शन को एक यूनिक टाइम स्टैम्प दिया जाता है, और उसी यूनिक टाइम स्टैम्प के बेस पर हमारा जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है उन ट्रांजेक्शन का, वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। अब हम एक एक करके देखेंगे। सो बेसिकली देखो, जो इसका बेसिक टॉपिक है, बेसिक जो आता है टाइम स्टैम्प, वो इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हमारे पीवाईक्यूज के अंदर ये पूछा गया है कि बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल एंड वर्सेस स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के बारे में बताओ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको स्ट्रिक्ट टाइम प्रोटोकॉल भी बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल होता क्या है। तो देखो, ये काम कैसे करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर देखो, लास्ट में मैं दोनों के आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि काम कैसे करता है। ईच ट्रांजेक्शन इज असाइंड अ
टाइम स्टैम्प व्हेन इट स्टार्ट। मतलब कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन आता है और वो स्टार्ट होता है तो उसको एक साइन कर दिया जाता है, क्या? टाइम स्टैम्प। ऑल ऑपरेशंस रीड राइट आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। द डेटाबेस मेंटेन टू टाइम स्टैम्प्स फॉर ईच डेटा आइटम। हर एक डेटा आइटम के लिए, मतलब कि जैसे आपका डेटा आइटम ए अकाउंट है और एक बी अकाउंट है, ठीक है। इन दोनों के लिए दो, जो डेटाबेस है हमारे, दो टाइम स्टैम्प को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एक होता है हमारा रीड टाइम स्टैम्प और एक होता है हमारा राइट टाइम स्टैम्प, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्ड हमारा, मतलब कि किसी रिकॉर्ड को अगर आपने लेटेस्ट में ही रीड किया है, ठीक है, तो उसका आरटीएस टाइम स्टैम्प हो जाएगा। अगर आपने उसे लेटेस्ट में ही राइट किया है तो उसका डब्ल्यूटीएस हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट सक्सेसफुली रीड द डेटा, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो, मतलब कि जिसने सक्सेसफुली रीड ऑपरेशन को लेटेस्ट में ही कंप्लीट किया होगा उसका होगा, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट जो टाइम स्टैम्प होगा डब्ल्यूटीएस का, वो उसका होगा जिसने लेटेस्ट में ही डेटा को राइट किया होगा, ठीक है। अभी मुझे पता चल रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एग्जांपल से आएगा, ठीक है। अब इसका रूल क्या है? अगर किसी इफ ट्रांजेक्शन ट्राइज टू रीड और राइट इन अ वे दैट वायलेट्स टाइम स्टैम्प ऑर्डर, इट इज अबॉर्टेड और रीस्टार्ट विद अ न्यू टाइम स्टैम्प। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारा टाइम स्टैम्प है, उसके रूल को तोड़ता है तो उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर अबॉर्ट करना पड़ेगा अपने अब जो ट्रांजैक्शन को, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आता है हमारा क्या, एक ट्रांजेक्शन T1 है और एक ट्रांजेक्शन T2 है, ठीक है। तो देखो T1 को जैसे ही स्टार्ट हुआ, T1 उसको एक नंबर असाइन कर दिया गया, टाइम स्टैम्प असाइन कर दिया गया 1, ठीक है। T2 जैसे ही स्टार्ट हुआ उसे एक टाइम टाइम स्टैम्प असाइन कर दिया गया 2, ठीक है। अब देखो T1 हमारे स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट फर्स्ट एंड राइट द डेटा आइटम ए, ठीक है। तो इसने क्या किया, डेटा आइटम स्टार्ट किया और डेटा आइटम ए को क्या किया, राइट किया है, ठीक है। क्या किया है, राइट किया है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा आइटम ए है ना, उसका जो हमारा डब्ल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, बेसिकली अभी राइट किया है, ठीक है। अब अगर इस पे कोई दूसरी बार राइट करेगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आता है T2। T2 आया, उसने ट्राई किया ए को रीड करने का, T1 के लिखने के बाद, ठीक है। देखो वो उसे रीड कर सकता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा T1 है उसने अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। सिंस यहाँ पर क्या है कि T2 जो है वो बड़ा है T1 से, ठीक है। इस वजह से, और ये भी है कि द ऑपरेशन इज वैलिड बिकॉज इट रिस्पेक्ट द टाइम स्टैम्प ऑर्डर, है ना। मतलब T2 ने बाद में आया T1 से और फिर वो अपना काम कर सकता है, ठीक है। बट इफ T2 ट्राइज द राइट बिफोर T1 कंप्लीट्स, अगर हमारा जो T2 है अगर वो ट्राई करता ए को राइट करने का T1 के कंप्लीट होने से पहले, तो वो नहीं कर पाता और उसे वो क्या करना पड़ता, अबॉर्ट करना पड़ता, ठीक है। मतलब कि उसमें क्या टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग फॉलो हो रही है कि हमारा T2 अगर न्यू है, अगर T2 हमारा यंगर है, तो जो हमारा T1 है उससे उसके बाद आएगा T2, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखो, जो पहले आया है वो पहले काम करेगा, जो बाद में आया है वो बाद में काम करेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आता है हमारा, देखो यहाँ पर T1 ने क्या था, कमिट नहीं किया था, ठीक है। T1 ने अभी कमिट नहीं किया था, बस इसने क्या किया था, अपना ऑपरेशन खत्म किया था, फिर T2 आकर अपना ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी कमिट नहीं किया था। लेकिन अब स्ट्रिक्ट में क्या होता है, यही सारी चीजें होती हैं, बस इसमें क्या आ जाता है, कमिट का आ जाता है कि जब तक कोई और ट्रांजेक्शन परफॉर्म अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक कि पहले वाले ने कमिट ना कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आता है दूसरा टॉपिक, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग इज मोर रिस्ट्रिक्टिव, इट एंश्योर दैट राइट ऑपरेशन बाय द ट्रांजेक्शन आर डिलेड अंटिल ऑल द अर्लियर ट्रांजेक्शन विथ स्मॉलर टाइम स्टैम्प हैव फिनिश्ड, ठीक है। मतलब कि अगर पहले वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है खत्म नहीं हुए तब तक कोई भी अगला ट्रांजेक्शन आके राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अब रीड ऑपरेशन आर डिलेड इफ देयर इज पेंडिंग राइट ऑपरेशन बाय अर्लियर ट्रांजेक्शन, और रीट्रांजेक्शन भी डिले हो जाएगा जब तक कि पहले वाले जो जितने भी ऑपरेशन हैं वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। आई होप आपको दोनों चीजें खत्म समझ में आ गई होंगी। बस इतनी सी बात है कि पहले अगर T1 और T2 है, ठीक है। T1 अगर कोई काम कर रहा है तो उसे कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, जब ही T2 हमारा कोई काम कर पाएगा। जब तक T1 कमिट नहीं करेगा तब तक T2 कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और टाइम ऑर्डरिंग वाला सेम ही रहेगा, ऊपर वाला फंडा, ठीक है।
अवॉइड इश्यूज लाइक कास्केडिंग रोल बैक्स विच अकर इन बेसिक टाइम ऑर्डरिंग। ठीक है, अगर देखो वहां पर क्या था कि T1 ने कोई काम किया, ठीक है, फिर T2 ने कोई काम किया, ठीक है, T3 ने कोई काम किया, ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि T1 ने अभी कमिट नहीं किया था, T2 ने भी कमिट नहीं किया था, T3 ने भी कमिट नहीं कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो T1 है अगर फेल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो T1 है वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो T2 भी फेल हो जाएगा, T3 भी फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कास्केडिंग रोल बैक हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर क्या होता है कि आपका जो T1 है वो काम करने के बाद कमिट कर देता है, फिर T2 अपना काम करने के बाद कमिट कर देता है, तो अगर T3 फेल होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, T3 ही फेल होगा। अगर T1 फेल होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, T1 ही फेल होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये इसका कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग का, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि T1 अगर आया है, T1 क्या कर रहा है, राइट किया T1 ने A को, और T2 वांट्स टू राइट अ A बट मस्ट वेट फॉर T1 टू कंप्लीट। ठीक है, हमारा T2 जो है वेट करेगा जब तक कि T1 कंप्लीट ना कर दे, ठीक है। इवन इफ T2 इज रेडी, अगर T2 रेडी है फिर भी वो वेट करेगा, ठीक है। इट कैन नॉट प्रोसीड अंटिल T1 कमिट्स एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट ऑर्डर, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब हम इसके अंदर की डिफरेंस देखेंगे क्योंकि इन दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने टेबल के अंदर सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और लिखकर भी ऐसे ही आना, पहले दोनों को एक्सप्लेन कर देना, फिर और एक टेबल बना के आ जाना, ठीक है। तो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन की बात करें तो ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इफ द ओबे टाइम स्टैम्प रूल्स। मतलब इसके अंदर बस एक चीज फॉलो की जाती है कि अगर टाइम स्टैम्प जो रूल है अगर वो मतलब जो नया वाला आया है वो पहले वाले मतलब टाइम स्टैम्प रूल अगर फॉलो हो रहा है तो काम हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर टाइम स्टैम्प रूल तो फॉलो होगा, लेकिन जो नया वाला आया है वो ऑपरेशन जब तक वेट करेगा जब तक कि पहले वाले ट्रांजेक्शन कमिट ना कर दे, ठीक है। अब कास्केडिंग रोल बैक इसके अंदर हो सकता है लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स जो है फॉलो करे जा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल होता है लेकिन लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है जिससे कि डेटा कंसिस्टेंसी अच्छी बनी रहती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, है ना। अब हम दोनों का एक एग्जांपल देखेंगे, मतलब कि एक सिनेरियो लेकर, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो हमारे पास एक सिनेरियो है कि आपको दो आपके पास ट्रांजेक्शन है, T1 जिसका टाइम स्टैम्प है 1 और T2 जिसका टाइम स्टैम्प है 2 आर वर्किंग ऑन अ बैंक अकाउंट बैलेंस इनिशियली 500, ठीक है। दोनों एक बैंक अकाउंट पे काम कर रहे हैं, जिस बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा 500 है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टाइम ऑर्डरिंग कैसे काम करेगी, ठीक है। सो बेसिक टाइम ऑर्डरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले T1 क्या करता है, अपने टाइम स्टैम्प 1 के साथ रीड द बैलेंस 500 एंड राइट अ न्यू बैलेंस 400, ठीक है। T1 ने क्या किया, पहले रीड किया, हमारा रीड किया A को, और क्या कर दिया, उसके अंदर जो 500 है उसे राइट कर दिया, ठीक है। अब आरटीएस जो है हमारा ए का, वो जो मतलब कि देखो अभी उसने अभी जो उसने रीड किया था पहले, फिर उसने क्या किया था, राइट किया था। तो देखो उसका जो आरटीएस है ए का वो हो गया होगा 1, और डब्ल्यूटीएस है वो भी हो गया होगा 1, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो T2 आता है, T2 आया, उसने उसका जो टाइम स्टैम्प है वो कितना है, 2 है। ट्राइस टू राइट 300, ठीक है। अब वो आता है और ए के अंदर राइट करना चाहता है क्या, 300 रुपए राइट करना चाहता है, ठीक है, मतलब कि और 100 रुपए उसने निकाल लिए। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा टीएस है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, TS2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। क्या ये बड़ा है हमारा WTS से, एक है क्योंकि इसे राइट करना है, अगर रीड करना होता तो हम रीड देखते, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो हमारा जो WTS है ए का वो कितना है, 1 है, तो ये क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है, ये वाली कंडीशन इसे फॉलो कर रहा है, तो ये अलाउड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती तो वो नहीं लिख पाता और अबॉर्ट हो जाता, ठीक है। तो T2 राइट कर देगा 300 और अपडेट कर देगा WTS को कितना, 2, क्योंकि पहले एक बार हो गया, अब ये दूसरी बार हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है इसका फाइनल, 300। आपको ये अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर इसने पहले T1 ने क्या किया, रीड किया और फिर राइट किया। तो जो हमारा ए था उसका जो आरटीएस था वो हो गया 1, और जो WTS था वो कितना हो गया, 1। अब आया हमारा T2, जिसने क्या किया, जिसे ए के ऊपर क्या करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बस चेक करी कि जो हमारा TS है ना, वो 2 का वो कितना है, TS है 2 का 2, ठीक है। अब WTS कितना है ए का, वो है 1, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और यहाँ पर उसने राइट कर दिया और अपडेट कर दिया WTS को कितना, 2। चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल से ही चीजें क्लियर होती हैं सच में। लास्ट जो जो थोड़े से ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं ना, ये जब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं तब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट टाइम ऑर्डरिंग। इससे इसमें कैसे होगा,
इसमें भी वही चीज फॉलो होगी, बस कमिट का आ जाएगा इसमें कि T1 का जो TS है वो है 1, वो करता है रीड द बैलेंस 500 एंड राइट अ न्यू बैलेंस 400, ठीक है। T1 मस्ट कमिट बिफोर एनी ऑपरेशन परफॉर्म बाय T2, ठीक है, मतलब कि T1 हमेशा कमिट करना चाहिए। तो देखो T2 हमारा क्या करेगा, वेट करेगा जब तक कि T1 कमिट ना कर दे बिफोर राइटिंग 300। तो वो मतलब कमिट कर देगा यहाँ पर, और वो क्या कर देगा, फाइनल बैलेंस 300 कर देगा। बट चेंजेस आर ओनली अप्लाइड आफ्टर T1 कमिट्स। जब T1 कमिट कर देगा तभी चेंजेस होंगे, ठीक है। चलो क्लियर है ये भी। सो हमारा जो टाइम स्टैम्पिंग और जो प्रोटोकॉल है वो सारे खत्म हो गए, और आपको बहुत अच्छे से चीजें जितनी भी थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यहाँ तक समझ आया तो बता देना कमेंट में, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2000 मतलब 21 22 22 23 और 23 24 तीनों में पूछा गया था। और हर बार मतलब ऐसा नहीं आता, अकेले नहीं आता ये, मतलब साथ में आता है, मतलब कि टाइम बेस्ड के साथ, और या फिर जो हमारा लॉकिंग है उसके साथ आता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, चलो देखते हैं। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल होता क्या है, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को ऐसे मतलब चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक क्राइटेरिया होगा जिसे हम चेक कर रहे होंगे कि वो वैलिडेशन लगा रहे होंगे, ठीक है। सो वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, एक बार इसी नाम से पूछा गया था इसे, कि डिफाइन द ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। इस नाम से भी इसे जाना जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर इस नाम से आता है तो भी आप यही लिख कर आओगे। दीज प्रोटोकॉल्स एज्यूम दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेयर एंड अलाउ ट्रांजेक्शन्स टू एग्जीक्यूट विदाउट लॉकिंग रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें ना तो लॉकिंग के यूज हो रहा है, ना तो टाइम स्टैम्प का यूज हो रहा है, और इसमें ये चीज अज्यूम की जाती है कि आपके जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होने वाले, ठीक है। मतलब बहुत कम होने वाले हैं, बहुत रेयर चांसेस चांसेस है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आर चेक ओनली एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन बिफोर कमिटिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब भी आप ट्रांजेक्शन को अपने कमिट कर रहे होंगे, तब आपका जो वैलिड आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसे चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज मूव कर दिया जाएगा आगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर, ठीक है। बस इसके अंदर बस एक कंडीशन याद रखना कि इसके अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत रेयर है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे डेटाबेस के अंदर ज्यादा यूज होता है जो कि ओनली रीड बेस्ड होते हैं, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, या फिर ऐसे डेटाबेस के अंदर यूज किया जाता है जहां पर कि आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हम वर्किंग फेज ऑफ वैलिडेशन। तो बेसिकली इसके तीन फेज होते हैं, रीड फेज, वैलिडेशन फेज एंड राइट फेज। और राइट फेज को बहुत लोग फिनिश फेज भी बोलते हैं। तो मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो और फिनिश भी लिख सकते हो। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा क्या, रीड फेज। तो रीड फेज में क्या होता है, द ट्रांजेक्शन रीड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड परफॉर्म कैलकुलेशन और ऑपरेशन लोकली, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें लोकली हो रही है, मतलब कि कोई भी अपडेट नहीं हो रहा डेटाबेस के अंदर जब भी आप कोई डेटा रीड करते हो। ड्यूरिंग दिस फेज नो एक्चुअल चेंजेस आर मेड टू द डेटाबेस। सो डेटा इज स्टोर्ड एंड टेम्परेली वर्क स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं, बफर। तो मतलब कि रीड ऑपरेशन होता है, उसके अंदर कोई भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस नहीं होते और सारी चीजें लोकली स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वैलिडेशन फेज, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैलिडेशन फेज है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, बिफोर कमिटिंग द सिस्टम, मतलब आपने सारा काम कर लिया है, बस आपका क्या रह रहा है, आपका कमिट, आपको मतलब फाइनल रह रहा है, ठीक है। अपडेट करना रह रहा है मतलब कि डेटाबेस को। तो इसमें क्या होता है, बिफोर कमिटिंग द सिस्टम validates whether the transaction can be executed without conflicting with other transactions। तो यहाँ पर मतलब आपका सारा काम खत्म हो गया, तो फिर चेक होगा लास्ट में कि क्या आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो बिना कॉन्फ्लिक्टिंग के किसी और ट्रांजेक्शन के क्या काम हो जाएगा उसका, मतलब चल जाएगी वो कि नहीं चलेगी, ठीक है। तो वैलिडेशन एंश्योर्स सीरियलाइजिबिलिटी, मीनिंग दैट ट्रांजेक्शन कैन अपीयर टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वैलिडेशन चेक होता है, अगर वो चेक हो गई तो वो मतलब ये एसिड प्रॉपर्टी हमारी जो है वो फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी और वो अबॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो द वैलिडेशन चेक कैसे होता है, नो अदर ट्रांजेक्शन हैज मॉडिफाइड द डेटा रीड बाय करंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। द करंट ट्रांजेक्शन डज नॉट ओवरलैप विद द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजेक्शन। तो बेसिक सी बात है कि नो अदर ट्रांजेक्शन हैज मॉडिफाइड, मतलब कि जो भी रीड किया गया है वो मॉडिफाई नहीं हुई है, और जो हमारे करंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो बस इतनी सी ये दो चीजें होती हैं, ये मैंने आपको पहले कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स के अंदर भी बताई थी। ये दोनों चीजें चेक होती हैं इसके अंदर। ये बस ये देखो, ये कंडीशन आपको बस थ्योरेटिकली याद करनी है बस, ठीक है। कि कोई भी जो मॉडिफाइड डेटा है वो आपने रीड ना किया हो,
और कोई भी आपका जो करंट ट्रांजेक्शन है वो किसी के साथ ओवरलैप ना कर रही हो, ठीक है, क्योंकि उसे ट्रांजेक्शन आ सकता है और कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें कंडीशन करेक्ट हो जाती हैं तो क्या होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है आगे बढ़ जाता है, अदरवाइज वो अबॉर्ट हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट राइट फेज, ठीक है, ये होती है हमारी फिनिश स्टेट या फिर होती है हमारी फाइनल स्टेट। इफ द ट्रांजेक्शन पासेज द वैलिडेशन फेज, ठीक है, अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिडेशन फेज को पास कर जाता है, इट राइट चेंजेस टू द डेटाबेस, फाइनली डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं परमानेंटली, ठीक है। इफ द वैलिडेशन फेज द ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड और रीस्टार्टेड, ठीक है। सो ये तीनों फेज थे हमारे। सबसे पहले क्या था, रीड था, सारी चीजें लोकली हो रही थी। फिर आता है वैलिडेशन फेज, जिसके अंदर ये दो वैलिडेशन चेक्स होते हैं। ये अगर कंडीशन पास हो जाती है तो आगे बढ़ दिया जाता है, अदरवाइज उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हम देखेंगे एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है काफी, कि आप ये बताओ कि हमारा जो ये वैलिडेशन फेज है वो 2PC के साथ कैसे डिफरेंस है उससे, या है ना, उससे कितना डिफरेंस है वो बताओ, ठीक है। तो हमारा जो 2PC होता है वो होता है हमारा टू फेस कमिट, ठीक है। टू फेस कमिट हमारी एक टेक्निक है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। हम इसे बेसिकली नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको इसे कंपैरिजन बता दूंगा जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगी। और अगर एग्जाम में दोनों के अंदर कंपैरिजन आता है तो आप वो भी लिख कर आ जाओगे, ठीक है। तो देखो, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल और टू फेस कमिट प्रोटोकॉल होता क्या है। तो देखो, यूज टू मेंटेन कंकरेंसी विदाउट लॉकिंग रिसोर्सेज, इसके अंदर आप क्या करते हो, लॉकिंग रिसोर्सेज का बिना यूज करे कंकरेंसी को क्या करते हो, मेंटेन करते हो। अब ये क्या होती है, यूज टू एंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन कमिट, ठीक है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन है वो कमिट हुए हैं कि नहीं, वो उसके लिए यूज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर तीन फेसेस होते हैं, रीड, वैलिडेट एंड राइट, ठीक है। इसके अंदर दो फेसेस होते हैं, पेयर एंड कमिट, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल इसके अंदर क्या क्या होता है कि ऑप्टिमिस्टिक, वैलिड, कॉन्फ्लिक्ट एट द एंड, ये होता है पेसिमिस्टिक, लॉक्स रिसोर्सेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब कि आपके जो रिसोर्सेज एग्जीक्यूशन हो रहे हैं उस टाइम पे लॉक्स का आप यूज करते हो और यहाँ पर कंकरेंसी कंट्रोल करते हो, ठीक है। और ये हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के लिए, कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व एट द वैलिडेशन फेज। यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो वैलिडेशन फेज पर रिजॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आर अवॉइडेड बाय द लॉकिंग रिसोर्स अप फ्रंट, कि आप क्या करते हो इसके अंदर, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उसमें लॉक्स का यूज करके आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे अवॉइड करते हो, ठीक है। इसका यूज कहाँ पर होता है, बेस्ट फॉर लो कॉन्फ्लिक्ट इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत रेयर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये अज्यूम किया जाता है, ठीक है। विद हाई ट्रांजेक्शन रेट्स, ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर रिक्वायरिंग एटॉमिक कमिट, ठीक है, जहां पर आपको एटॉमिक कमिट का यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, मैंने आपको सारी चीजें बताई दी है, रीड करके समझ में आ रही हैं, है ना। सो एक बार देख लेना इन सबको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका वैलिडेशन फेस प्रोटोकॉल का, जिससे आपको ये जो पूरा सिनेरियो है वो समझ में आ रहा होगा। और मैं देखो हर चीज़ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। तो हमने एक सिनेरियो लिया हुआ है कि T1 और T2 जो हमारे दो ट्रांजेक्शन है वो क्या चाहते हैं, वो अकाउंट बैलेंस जो है उसे अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो अकाउंट ए है उसका बैलेंस है 500 और अकाउंट बी है उसका इनिशियल है 1000, ठीक है। सो पहले आता है हमारा फेज वन जिसके अंदर रीड करते हैं चीज़ें, ठीक है। T1 क्या करता है, रीड करता है 500 ए को, और बी को रीड करता है 1000, ठीक है। और वो प्लान करता है कि 200 रुपये वो डेबिट करेगा ए के अंदर और बी के अंदर 200 रुपये क्रेडिट करेगा, ठीक है। डेबिट 200 करेगा तो ये कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। और इसके अंदर क्रेडिट करेगा तो ये कितने हो जाएंगे, 1300 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, 200 करेगा ना क्रेडिट, तो इसके अंदर 1200 हो जाएंगे, ठीक है। बस इतने से काम है। अब बी क्या प्लान कर रहा है कि बी रीड करता है और फिर ये प्लान करता है कि ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा 300 रुपये और इसमें डेबिट करेगा 300 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर हो जाएंगे 800 रुपये और इसके अंदर हो जाएंगे कितने, 700 रुपये। ये दोनों का प्लान है, देखते हैं दोनों कैसे काम करेंगे। अब देखो, ये रीड फेज था, मतलब इन सब ने रीड कर लिया और अपने कर लिया। अब आता है वैलिडेशन फेज। तो T1 चेक करता है सबसे पहले कि नो अदर ट्रांजेक्शन मॉडिफाइड ए और बी आफ्टर T1 रीड देम, ठीक है। मतलब कि जब T1 ने उसे रीड किया तो किसी और ट्रांजेक्शन ने उसको मॉडिफाई नहीं किया, किसी ने भी अपडेट नहीं किया, है ना, एक और बी को। अब T2 क्या चेक करता है कि T1 मॉडिफाइड ए, बी, विच कॉन्फ्लिक्ट विथ T2 प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि T2 चेक करता है कि मैंने जो भाई सोचा था उससे पहले ही जो हमारा T1 है उसने मॉडिफाई कर दी चीजें, और इससे क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो हमारा T2 का प्लान है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो क्या होगा
कि हमारा जो T1 है वो तो काम कर गया, मतलब कि वो तो पास कर गया जो हमारा रिजल्ट था, लेकिन वैलिडेशन फेज था, लेकिन जो हमारा T2 था वो पास नहीं कर पाया, तो हमारा जो T2 का प्लान है वो सारे हो जाएंगे बेकार और वो हो जाएगा अबॉर्ट, ठीक है। लेकिन जो हमारा T1 है वो पास कर गया तो वो आगे बढ़ जाएगा बेसिकली। तो राइट फेज में क्या होगा, T1 पासेस द वैलिडेशन एंड राइट चेंजेस। तो मतलब इसमें क्या होगा, ए तो हो जाएगा 300 और बी हो जाएगा 1200। तो T2 फेल्स वैलिडेशन, अबॉर्ट हो जाएगा या फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अबॉर्ट होने के बाद वो रीस्टार्ट हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो ये आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना। देखो एग्जाम्पल से यार चीजें क्लियर हो जाती हैं सच में, मेरे को मतलब कि ये देखो एग्जाम्पल से मेरे को भी अब लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, मल्टीपल ग्रैनुलरिटी, ठीक है। तो मल्टीपल ग्रैनुलरिटी होता क्या है बेसिकली, मैं बताऊं तो आपको, जब आप मतलब कि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका पूरा जो डेटाबेस होता है, देखो ये आपका जैसे कि डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर ना क्या होते हैं, आपके कुछ फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फोल्डर ये है, एक फोल्डर दूसरा है, ठीक है। ये ऐसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। अब फोल्डर्स के अंदर आपकी फाइल्स होती हैं, ठीक है, बेसिक सी बात है, फाइल्स होती हैं। और फाइल्स के अंदर आपकी टेबल्स होती हैं, ठीक है, टेबल्स होती हैं। तो टेबल के नीचे आपकी कुछ रोज होती हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होता है पूरा जो डेटाबेस के नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ना जब आप लॉक्स का यूज करते हो, देखो दो लॉक होते हैं हमने जो पढ़े थे, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, ठीक है। आप ये लॉक्स का यूज करते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी जो रो या कॉलम है उन्हें लॉक कर देते हो कि इस पर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे फ़ोल्डर पे लॉक लगाना चाहता हूँ, ठीक है? या मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी अपनी फ़ाइल पे लॉक लगा दूँ, ठीक है? या मैं चाहता हूँ मैं पूरे 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 डेटाबेस पे लॉक लगा दूँ, ठीक है? क्या आप हर एक कॉलम पर लॉक लगाने जाओगे? क्या आप हर एक फ़ाइल पे लॉक लगाने जाओगे? तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी मेथड होनी चाहिए कि जिससे कि आप पूरे के पूरे डेटाबेस को लॉक कर दो तो कोई उसे यूज़ ना कर पाए, और कोई अगर आप किसी फ़ोल्डर पे लॉक कर दो तो कोई उसे यूज़ ना कर पाए, ठीक है? तो वहीं पर काम आता है हमारी मल्टीपल ग्रैन्युलरिटी, ठीक है? सो मल्टीपल ग्रैन्युलरिटी क्या करती है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आप मल्टीपल जगहों पर अपने जो लॉक्स हैं उन्हें लगा सकते हो, ठीक है? सो इसी चीज़ को देखेंगे इसके अंदर। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। सो व्हाट इज ग्रैनुलरिटी, सबसे पहले मल्टीपल ग्रैनुलरिटी से पढ़ने पे पहले सिंगल ग्रैनुलरिटी होती क्या है ये तो पता हो। सो ग्रैनुलरिटी होती क्या है, ग्रैनुलरिटी रिफर टू द साइज ऑफ द डेटा दैट कैन बी लॉक इन द डेटाबेस। कितने साइज का जो डेटा है उसे लॉक कर सकते हो डेटाबेस को, डेटाबेस के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलरिटी, ठीक है। सो एक होती है हमारी स्मॉल ग्रैनुलरिटी, जो कि आप क्या करते हो, सिंगल रिकॉर्ड को क्या करते हो, लॉक कर रहे होते हो। लेकिन फिर आती है लार्ज ग्रैनुलरिटी, जिसके अंदर आप करते हो पूरी टेबल को या फिर पूरे डेटाबेस को लॉक, ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना, एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले बताया था उससे। अब आती है हमारी वाई मल्टीपल ग्रैनुलरिटी लॉकिंग, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या है कि इफ T1 नीड्स टू लॉक द एंटायर डेटाबेस, लॉकिंग एवरी सिंगल रिकॉर्ड इज इनएफिशिएंट। ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि भाई आपको पूरा का पूरा डेटाबेस लॉक करना है, लेकिन आप सिंगल सिंगल जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इफ अनदर ट्रांजेक्शन T2 नीड्स जस्ट वन रिकॉर्ड, लॉकिंग द होल डेटाबेस अफेक्ट्स कॉन्करेंसी अननेसेसरली। मतलब कि अगर आप पूरे डेटाबेस को लॉक कर देते हो तो क्या होगा कि अगर टी टू को बस रिकॉर्ड चाहिए वन, तो वो भाई पूरे के पूरे डेटाबेस का क्या करेगा, वो बस T2 चाहिए। तो ये आ रही थी प्रॉब्लम, ठीक है, दो। अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मल्टीपल ग्रैनुलरिटी, ठीक है। अलाउज लॉकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस लाइक रिकॉर्ड, फाइल, एरियाज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द ट्रांजेक्शन। दिस बैलेंस इंप्रूव्स बोथ इफिशिएंसी एंड कॉन्करेंसी, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि अभी हम देखेंगे इसको बहुत अच्छे से, चिंता मत करो। तो देखो ये इसका सॉल्यूशन था कि मल्टीपल ग्रैनुलरिटी को लाओ, तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो मल्टीपल ग्रैनुलरिटी होती क्या है, अब हम और अच्छे से देखते हैं, है ना। तो हायरार्की ऑफ लॉक्स, तो देखो लेवल ऑफ लॉक्स एक बार पूछे गए थे, है ना। लेवल ऑफ ग्रैनुलरिटी पूछी गई थी, तो लेवल ऑफ ग्रैनुलरिटी के अंदर आप ये चीजें लिख कर आओगे, 2 नंबर के अंदर पूछी गई थी एक बार, मुझे याद है ना, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। सो देखो हायरार्की ऑफ लॉक्स क्या होता है, द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू लेवल्स लाइक अ ट्री। तो हमारा जो पूरा डेटाबेस होता है वो एक ट्री की तरह डिवाइडेड है लेवल्स के अंदर, ठीक है। सो वो ट्री क्या है, देखो ये वाले ऐसे ट्री है, ठीक है। तो देखो ये चार चार लेवल के अंदर डिवाइडेड है। पहला जो हमारी हाईएस्ट लेवल है वो क्या है, डेटाबेस, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेटाबेस, इसे लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक नहीं, इसे लेते हैं, हाँ। तो पहला हमारा क्या है, लेवल, डेटाबेस। तो सेकंड लेवल क्या आती है हमारी, एरिया। मतलब कि आपके डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, कि मतलब आपका एक स्कूल का डेटा है, एक यूनिवर्सिटी का डेटा है, अलग अलग मतलब कैटेगरी है। तो वो आता है हमारा एरिया, ठीक है। अब एरिया के बाद आती है हमारी फाइल्स।
अब इस एरिया के अंदर दो फाइल हैं, है ना, जैसे कि स्कूल के अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी कि भाई स्टूडेंट का मतलब कि एक क्लासरूम का डेटा हो गया, है ना, एक स्टाफ रूम का डेटा हो गया, है ना, तो ऐसे कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। अब वो फाइल का क्या मतलब है, लाइक अ टेबल, ठीक है। अब फिर आ गया हमारी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता है हमारा लोएस्ट लेवल, लाइक एक रो हो गई टेबल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे डेटाबेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है ऐसे बनता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ग्रेनुलरिटी ऐसे लगती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप पूरे डेटाबेस पे लॉक लगाना चाहते हो तो क्या होगा, आपने डेटाबेस पे लॉक लगा दिया तो इसका मतलब है आपके पूरे ये एरिया वन पे, एरिया टू पे, सब पे लॉक लग गया, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप एरिया वन पे लॉक लगाते हो तो सिर्फ इतने एरिया में आपका लॉक लगता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो कि सिर्फ रो इस पे लॉक लगाते हो तो सिर्फ इसी पे लॉक लगता है। तो ये हमारी मल्टीपल ग्रेनुलरिटी की हेल्प हो जाती है, ठीक है। सो इसी के अंदर हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ इट वर्क। ट्रांजेक्शन कैन लॉक एनी नोड, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या है, किसी भी नोड को लॉक कर सकता है, जैसे कि डेटाबेस को, टेबल को, रिकॉर्ड को। व्हेन नोड इज लॉक, अगर कोई लॉक रिकॉर्ड लॉक हो जाता है अगर कोई नोड, तो ऑल द डिसेंट आर इम्प्लिसिट लॉक्ड इन द सेम नोड। मतलब क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगा कि जितने भी नीचे वाले हैं वो सारे लॉक हो जाएंगे, बस इतने सी बात है, ठीक है। कि अगर कोई बंदा किसी टेबल को लॉक करता है तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स आते हैं वो भी अपने आप ही लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इंटेंशन लॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से लॉक्स होते हैं, देखो यहाँ पर आपको हायरार्की पता चल गई कि कैसे लॉक होता है। देखो अब देखो बेसिक सी बात है कि अगर आपको रीड करना है तो आपको कौन सा लॉक लगाना पड़ेगा, अगर आपको राइट करना है तो आपको कौन सा लॉक लगाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे अब, ठीक है। सो इंटेंशन लॉक उसी के अंदर काम आते हैं। टू मैनेज हायरार्किकल लॉक्स एडिशनल, देखो बेसिक सी बात है कि हमने पहले दो ही लॉक पढ़े थे, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटेंशन लॉक, ठीक है। लॉक्स के अगर हम टाइप की बात करें तो पहला आता है शेयर्ड एक्सक्लूसिव, देन हमारा जो आता है ये इंटेंशन लॉक आते हैं, ठीक है। सो इंटेंशन लॉक हमने पहले नहीं पढ़े थे, क्यों, क्योंकि अभी जो आया है मल्टीपल ग्रेनुलरिटी का टॉपिक, वो मैं आपको पहले पढ़ाता तो दिक्कत होती, लेकिन अब पढ़ा दिया मैंने, अब आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रेनुलरिटी होती क्या है, ठीक है। अब हम इंटेंशन लॉक की बात कर सकते हैं। सो टू मैनेज हैरारिकल लॉक, अगर आप हैरारिकल लॉक को मैनेज करना चाहते हो तो वहां पर काम आते हैं ये, ठीक है। एडिशनली इंटेंशन लॉक मोड्स आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। ये जो है हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे इनकी वजह से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ आ रहे थे, इस वजह से ये लॉक्स आए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके ये कौन कौन से लॉक होते हैं, है ना। पहला आता है हमारा इंटेंशन शेयर, ठीक है। पहला क्या होता है, इंटेंशन शेयर। अगर आपको किसी भी जो रिकॉर्ड है उसे अगर आपको रीड करना है, ठीक है, तो आप कौन सा लॉक का यूज करते हो, इंटेंशन शेयर का यूज करते हो, ठीक है। इंडिकेट्स अ प्लान टू प्लेस शेयर्ड लॉक एट अ लोअर लेवल, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि अभी देखो ये जो डेफिनेशन है इसे कुछ मत समझो, मैं आपको बस जो बता रहा हूँ कि अगर आप किसी टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को क्या चाहते हो कि आप चाहते हो रीड करना, ठीक है, तो आप आईएस मोड का यूज करते हो, ठीक है। मतलब कि इंटेंशन शेयर्ड का यूज करते हो। फिर आता है हमारा इंटेंशन एक्सक्लूसिव। अगर आप किसी टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो, यानी कि उसे मॉडिफाई करना चाहते हो, यानी कि उसे राइट करना चाहते हो, तो आप आईएक्स मोड का यूज करते हो, ठीक है, इंटेंशन एक्सक्लूसिव का। अगर आप किसी टेबल के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रीड करना चाहते हो और उसमें से किसी एक को अपडेट करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करते हो, शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव का यूज करते हो, जिसे हम SIX भी बोलते हैं, ठीक है। लॉक्स अ सब ट्री इन अ शेयर्ड मोड बट अलाउस एक्सक्लूसिव लॉक्स एट लोअर लेवल, ठीक है। बेसिक अब बस इतना समझो कि अगर आप किसी टेबल, मतलब मैं आपको इसे बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर आप किसी पूरी की पूरी टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को क्या चाहते हो, रीड करना चाहते हो, और किसी एक को या फिर किसी को भी आप अपडेट करना चाहते हो लाइक कंडीशन के बेस पर, तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब पूरे डेटाबेस के अंदर, जैसे कि ये पूरा आपका डेटाबेस है, ऐसे कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे क्या होता है कि अगर इसके ऊपर कि SI लॉक लगा हुआ है, ठीक है यार, थोड़ा सा, हाँ, जैसे कि यहाँ पर क्या है, SI लॉक लगा हुआ है, मतलब कि इंटेंशन शेयर्ड लॉक लगा हुआ है। तो आप मतलब कि डेटाबेस पे चलकर आ रहे हो और SI लॉक लगाते हुए आ रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई और आते हो, मतलब कि आप इंटेंशन लॉक लगाते हो इस पर वापस से, तो अगर ये पहले से लगा हुआ है तो कॉम्पेटेबल है या नहीं, ठीक है। कि मतलब अगर पहले IS लगा हुआ है फिर आप SIX लेकर आते हो तो वो साथ में कॉम्पेटेबल है या नहीं, वो हम किससे चेक करते हैं, कॉम्पेटेबल टेबल से चेक करते हैं, ठीक है। जो मैट्रिक्स होती है, हमने जब लॉक्स पढ़े थे पहले वाले लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हमने शेयर्ड और एक्सक्लूसिव के भी एक टेबल पढ़ी थी, ठीक है। इसके अंदर भी हम वो टेबल देख रहे होंगे, ठीक है। और अभी चिंता मत करना, अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा इसके, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट है ना। सो देखो
टेबल, ये बेसिकली जो हमारी लॉक कॉम्पेटिबिलिटी मैट्रिक्स है, इसको यार याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत लोग याद नहीं कर पाते इसे, तो आप देखो याद कर लेना इसे, कि अगर पेपर के अंदर अगर ये टॉपिक आता है, आप ये टेबल बना के आते हो ना, सच में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर है हमारा इंटेंशन शेयर्ड, यहाँ पर है हमारा इंटेंशन एक्सक्लूसिव, यहाँ पर है हमारा शेयर्ड लॉक, यहाँ पर है हमारा शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव, और यहाँ पर है एक्सक्लूसिव। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही लिखे हुए हैं कि अगर आपकी टेबल के अंदर मतलब आईएस लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर दूसरी बार आईएस आता है तो कॉम्पिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर टेबल के अंदर आपका आई एक्स लगा हुआ है तो वापस से अगर आई एस आता है या आई एक्स आता है तो कॉम्पिटेबल है, ठीक है। लेकिन अगर शेयर्ड आता है तो कॉम्पिटेबल नहीं है, ठीक है। अगर एस आई एक्स आता है कॉम्पिटेबल नहीं है, अगर एक्स आता है कॉम्पिटेबल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि वो एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे ना, तो चेक करेंगे हम इनको। अगर कॉम्पिटेबल होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कॉम्पिटेबल नहीं है, देखो बेसिक सी बात है, अगर जैसे आर वन आपकी कोई एक रिकॉर्ड है, ठीक है। R1 आपका कोई रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर उस पर पहले से हम देखते हैं, अगर उस पर पहले से क्या है कि आई एक्स लगा हुआ है, ठीक है। आई एक्स इंटेंशन एक्सक्लूसिव लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आप इस पर एस लगाना चाहते हो, आप इस पर शेयर्ड लॉक लगाना चाहते हो, ठीक है। तो शेयर्ड लॉक लगाने के लिए क्या होगा कि आप चेक करोगे कॉम्पेटिबिलिटी जो टेबल है उसके अंदर क्या ये कॉम्पेटिबल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, आई एक्स लगा हुआ है, ठीक है। आईएक्स और शेयर्ड जो है क्या साथ में कॉम्पिटेबल है, नहीं है। तो आप उसे नहीं लगा पाओगे, ठीक है। आप एस को नहीं लगा पाओगे और आपका जो एस है उसे आप अबॉर्ट कर दोगे, वापस भेज दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आईएस लगा हुआ है और आप लाते हो किसे, आईएक्स को वापस लाते हो, ठीक है, तो आप उसे लगा सकते हो और वो कॉम्पिटेबल है। अगर वो आईएस लाते हो तब भी वो कॉम्पिटेबल है, ठीक है, और कोई कॉम्पिटेबल इसके साथ नहीं है। बस इतना सा समझ लेना, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब आता है हमारा एग्जाम्पल सिनेरियोस। चार हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर बढ़िया सा कलर लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है, येलो ब्लू। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहला ट्रांजेक्शन है T1, जो कि रीड करना चाहता है एक रिकॉर्ड को, ठीक है। तो एक्शन इसके अंदर क्या हो रहा है कि T1 रीड रिकॉर्ड RA2, ठीक है, मतलब कि यहाँ फाइल ए के अंदर। तो यहाँ पर हमारी फाइल ए है, और यहाँ पर आर ए जैसे RA1 है, वैसे ही यहाँ पर कोई RA2 मान लो है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करना चाहता है कि उसे रीड करना चाहता है, तो ठीक है। तो रीड के लिए बेसिकली हमने पहले में देखा था शेड का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पूरे में ग्रेनुलरिटी लॉक लगाएंगे, ठीक है। तो ग्रेनुलरिटी लॉक में लिए क्या क्या यूज करते हो आप, इंटेंशन शेड का यूज करते हो, ठीक है। तो आप डेटाबेस पे क्या लगाओगे, आईएस लगाओगे, ठीक है। आप ऐसे ही तो जाओगे हायरार्की, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे वहां पर, आपको एक एक हायरार्की से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने आई एस लगा दिया डेटाबेस के ऊपर, फिर आपने आई एस लगा दिया एरिया के ऊपर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आई एस लगा दिया एफ ए के ऊपर, ठीक है। फिर आप पहुंच गए R2 पर, और आपने क्या किया, एस मोड लगाकर उसे क्या कर लिया, रीड कर लिया, बस इतना सा काम था, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसे पहले डिलीट कर दूंगा, हाँ डिलीट कर देता हूँ, चलो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट T2, ठीक है। सो T2 है। अब हमारा T2 क्या करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है रिकॉर्ड को, ठीक है। T2 वांट्स टू मॉडिफाई रिकॉर्ड RA9 इन द फाइल ए। फाइल ए के अंदर कोई RA9 करके होगा, उसको वो रिकॉर्ड करना चाहता है। तो क्या होगा, डेटाबेस के ऊपर आप IX लगाओगे, और आप फिर एरिया के ऊपर IX लगाओगे, फिर आप फाइल ए के ऊपर IX लगाओगे, फिर आप RA9 के ऊपर क्या लगाओगे, एक्स मोड लगाओगे, यानी कि एक्सक्लूसिव का यूज करोगे और आप राइट कर दोगे, ठीक है। ऐसा होगा। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि T1 और T2 क्या है, अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन अगर ये साथ में चल रहे होते, ठीक है, मतलब कि अगर ये साथ में चल रहे होते तो पहले से इसमें क्या लगा होता, जो हमारा ये जो DBMS है, डेटाबेस है, उसके ऊपर क्या लगा होता, आईएस लगा होता। तो क्या आईएस और आईएक्स क्या कॉम्पिटेबल है, आपको पहले चेक करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आईएक्स और आईएस कॉम्पिटेबल है, हाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो काम हो जाता, ठीक है। ये हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन T3, ठीक है। सो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो 3 वाला, उसके अंदर क्या होगा कि आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि सारे के सारे रिकॉर्ड को रीड करना एक फाइल में थे, ठीक है। तो आप रीड करना चाहते हो सारे रिकॉर्ड को जो कि फाइल ए के अंदर है, ठीक है। तो इस वाले रिकॉर्ड को आप सबको रीड करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको कौन कौन से आपको कौन कौन से लॉक का नीड पड़ेगी, तो आपको डेटाबेस पे लगाना पड़ेगा आईएस, आपको एरिया पे लगाना पड़ेगा आईएस, और आप एफ ए पे लगाओगे क्या, एस, और आप सबको क्या कर लोगे, रीड कर लोगे, बस हो गया काम। देखो यहाँ पर हमने पहले क्या लगा हुआ था, अभी तो ये अलग अलग चल रहा है, लेकिन हमने देखो यहाँ पर पहले क्या लगाया था, हमने
एफ ए के ऊपर पहले क्या लगाया था, एफ ए के ऊपर हमने लगाया था आई एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, एफ ए पर क्या लगाया था हमने, आई एक्स। अब हम इसके, अगर हम दोनों को साथ में चला रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम क्या लगा रहे हैं, अब हम इन थ्री में आकर एफ ए पर क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इतना समझो कि एफ ए पर पहले आई एक्स लगा हुआ है, अगर आप टी थ्री इसी के साथ लाते हो, ठीक है, मतलब साथ में चलाते हो, तो आप एस को लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कॉम्पेटिबिलिटी टेबल में, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर जो हमारा आई एक्स है उसके साथ जो एस है हमारा कॉम्पेटेबल नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये एस जो है नहीं लगा सकते, आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में नहीं चला सकते, तो एस वाला क्या होगा, रोल बैक करना पड़ेगा आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पेटिबिलिटी जो टेबल है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चेक करना पड़ेगा, अगर आई एक्स और एक्स जो है साथ में कॉम्पेटेबल नहीं है तो एक्स वाला नहीं आएगा, आई एक्स पहले से रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ सिनेरियो की। तो ट्रांजेक्शन फोर, ये क्या करना चाहता है, ये पूरे के पूरे जो डेटाबेस है उसको रीड करना चाहता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डेटाबेस पे क्या लगाना है, एस लॉक लगाना है, और आप पूरे डेटाबेस को रीड कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है हमारा, यहाँ पर एक मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, ठीक है। सो देखो, अगर टी वन, टी थ्री और टी फोर, अगर आप इसको चलाते हो साथ में, इन तीनों को अगर आप साथ में चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन सबके जो लॉक्स हैं उनको आप चेक करोगे तो सबके सब कॉम्पिटेबल हैं, ठीक है। आप चेक कर लेना आराम से, वीडियो वीडियो रोक कर देख लेना टेबल के अंदर, है ना। वो सारे अगर रन होते हैं साइमल्टेनियसली तो सब चल जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप टी टू को और टी थ्री को साथ में चलाते हो, अगर आप टी टू को और टी थ्री को साथ में चलाते हो तो इनके अंदर आएगा कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आई एक्स में आएगा और एस में आएगा। और अगर आप T2 और T4 को चलाते हो साथ में, अगर आप T2 और T4 को चलाते हो साथ में, तब भी आएगा कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि आपने T2 के अंदर भी IX लगाया हुआ था डेटाबेस के ऊपर, और आप यहाँ पर S लगा रहे हो, और साथ में ये दोनों कॉम्पेटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी आएगा कॉन्फ्लिक्ट, और ये दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे, ठीक है। दोनों में से एक ही चल पाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टी कैरियोनिटी है उसका भी टॉपिक खत्म होता है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। सो मल्टी वर्जन स्कीम्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मल्टीपल वर्जन होंगे, है ना। किसी भी एक डेटा के अगर आप मल्टीपल वर्जन्स बना दो तो वो कुछ मल्टी वर्जन स्कीम्स कहलाती है, ठीक है। अभी हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा ये 2023, 24 और 21, 22 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन मल्टी वर्जन स्कीम्स द डेटाबेस मेंटेन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ अ सेम डेटा आइटम टू अलाउ बेटर कंकरेंसी एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रांजेक्शंस, ठीक है। मतलब कि क्या होता है यहाँ पर कि एक डेटा की मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो बनाकर रखी जाती हैं, जिससे कि अगर एक ट्रांजेक्शन किसी एक डेटा पर काम कर रहा है तो दूसरा ट्रांजेक्शन भी अगर उसी डेटा पर काम कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट ना आए। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ही डेटा के मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं, जिससे कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक टाइम पर एक ही डेटा पर काम कर पाए, ठीक है। अब ये पूरा काम कैसे होता है, आप बोलोगे कि भैया अगर हम एक ही ट्रांजेक्शन है और एक ही डेटा है और मल्टीपल कॉपीज हैं तो तब भी तो दिक्कत आएगी, है ना। राइट राइट प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। तो हम उसे समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाई यूज इट। तो देखो, टू एंश्योर डेटा रीड कंसिस्टेंसी, ठीक है। ट्रांजेक्शन रीड डेटा एज इट एग्जिस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, इवन इफ अदर ट्रांजेक्शन अपडेटेड। मतलब कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन T1 है और एक ट्रांजेक्शन T2 है, ठीक है। T1 ने क्या किया, अपना जो काम है करना स्टार्ट किया, किसी भी अकाउंट पर उसे रीड करना था, ठीक है। बेसिकली अकाउंट ए का जो डेटा था उसे रीड करना था। तो T1 ने उसे स्टार्ट किया और उसने रीडिंग अपनी स्टार्ट करी और वो अपना रीड कर रहा है, ठीक है। अब T2 आया और T2 को क्या करना है भाई, डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। मतलब कि जो अकाउंट ए है उसके अंदर डेटा को अपडेट करना है। ये आया, इसने क्या किया, एक अकाउंट का जो ए अकाउंट जो था उसके अंदर डेटा को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो रीड कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि T1 का जो डेटा है वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि देखो, डेटा तो एक ही, मतलब कि जो डेटा आइटम था वो तो एक ही था, अकाउंट ए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, T1 ने बस रीड किया है और T2 ने राइट किया है, ठीक है। तो राइट करने के समय पर क्या होगा कि एक जो वर्जन है वो एक और, मतलब जो डेटा था उसका एक और वर्जन बना दिया जाएगा। बस इतना सा याद रखो। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। टू improve concurrency by letting read and write operation occur simultaneously, ठीक है। और कंकरेंसी को भी मेंटेन करता है कि मल्टीपल जो ट्रांजेक्शंस हैं वो एक टाइम पर काम कर सके, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था मल्टीवर्जन का, और हम आगे देखते हैं कि काम कैसे करता है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है हाउ इट डज वर्क, ठीक है। हाउ इट डज वर्क बेसिकली, तो इसमें हमारे दो पार्ट हैं, एक है डेटा वर्जन एंड रीड राइट ऑपरेशन। तो देखो, डेटा वर्जन कैसे हमारे मेंटेन होते हैं। ईच डेटा आइटम हैज मल्टीपल वर्जन, ईच विद अ टाइम स्टैम्प और आइडेंटिफायर। एक डेटा आइटम है आपके पास, इसके मल्टीपल वर्जन बनेंगे, D1, D2,
D3, ठीक है, अज्यूम करो, ठीक है। क्या होगा, हर एक जो आपके वर्जन बनेंगे उनको कोई एक टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, या तो कोई एक आइडेंटिफायर दिया जाएगा जिससे कि हम पता लगा सकें कि कौन सा डेटा आइटम कब बना था, ठीक है। अब आता है हमारा न्यू वर्जन। अब न्यू वर्जन क्रिएट कब हुआ डेटा का, ठीक है। न्यू वर्जन इज क्रिएटेड व्हेन अ ट्रांजैक्शन अपडेट्स अ डेटा। अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी डेटा को अपडेट करेगी या फिर राइट करेगी, बेसिकली अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी कोई भी ट्रांजैक्शन, तो क्या होगा, डेटा आइटम का एक न्यू वर्जन बन जाएगा, ठीक है। ओल्डर वर्जन रिमेन अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन डेट नीड देम, ठीक है। और जो ओल्डर वर्जन होगा वो उन ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा जिनको उनकी जरूरत है, ठीक है। तो इतना सा समझो। अब आता है रीड एंड राइट ऑपरेशंस। सो रीड ऑपरेशन जब होगा, अ ट्रांजेक्शन रीड्स अ वर्जन ऑफ अ डेटा वैलिड एट इट्स स्टार्ट टाइम, ठीक है। बेसिकली हमारा जो रीड, कोई भी अगर रीड ऑपरेशन कर रहा है तो वो जब से उसने स्टार्ट टाइम से स्टार्ट किया है, जब तक उसका जो डेटा है वैलिड रहेगा, बस इतना सा याद रखो। अब आता है हमारा राइट ऑपरेशन। अगर कोई भी राइट ऑपरेशन कर रहा है तो क्या होगा, एक आपका न्यू वर्जन जो है क्रिएट हो जाएगा अपडेटेड वैल्यू के साथ, और उसको जो न्यू वर्जन है उसको एक टाइम स्टैम्प भी एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा रीड राइट ऑपरेशन हो गया। ये काम कैसे करता है आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, कि बेसिकली ऐसे समझो, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ये अच्छे से समझाना पड़ेगा, कि जैसे कि आपका डेटा, आपका जो डेटा है उसको मान के चलो कि अकाउंट ए, ठीक है। और ये एग्जाम्पल तो हम मैं बताने ही वाला हूँ, उसी से समझा दूंगा, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर क्या है, की बेनिफिट्स क्या है, की बेनिफिट देख लो जल्दी से, कि रीड कंसिस्टेंसी रहती है ना, कोई रीड कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो ब्लॉकिंग रीड आते हैं, अगर कोई रीड कर रहा है तो उसे वो राइट से ब्लॉक नहीं हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये की बेनिफिट्स हैं बेसिकली, अगर आंसर बड़ा करना है तो लिख देना, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिससे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टी वर्जन स्कीम। पहला आता है, एक हमारा टिकट बुकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो टिकट बुकिंग सिस्टम में एक दो सिनेरियो है हमारे, कि कस्टमर जो ए है वो चेक करना चाहता है कि सीट कितनी अवेलेबल है, ठीक है, ट्रेन के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है। और जो कस्टमर टू है वो क्या करना चाहता है, वो एक सीट को बुक करना चाहता है सेम ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे समझते हैं कैसे होगा। सो देखो, ये हमारा ट्रेन का एक पूरा सिस्टम है जहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो छः सीट्स हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब ऐसे दिखा रहा है, तो पहला वाला जो ट्रांजेक्शन वन था, कस्टमर वो आया, वो रीड करने आया, ठीक है। उसने उसने बस उसे बस क्या करना है, चेक करना है अवेलेबल कितनी सीट्स है। तो यहाँ पर वो चेक करेगा, रीड करेगा, तो वहां पर अवेलेबल दिखाएगा कि 6 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये एक ही टाइम पर, मतलब कि T1 भी आया और T2 भी आया साइमल्टेनियसली, ठीक है। कॉन्करेंसी हो रही है, मतलब कि एक ही टाइम पर दोनों चीजें चल रही हैं। T2 आया, T2 को क्या करना है, T2 को एक सीट को बुक करना है, ठीक है। तो इसने राइट किया, और इसने क्या किया, जो अवेलेबल सीट्स थी उसमें से एक सीट को माइनस कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक सीट को अपने लिए अवेलेबल कर लिया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। जैसे इसने राइट किया, इसके लिए एक और डेटा वर्जन बनेगा, किसका, जो हमारा अवेलेबिलिटी थी ना सीट्स की, उसका एक और वर्जन बनेगा, उसमें अवेलेबल सीट्स कितनी दिखाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये अलग वर्जन बन जाएगा। लेकिन जो हमारा T1 रीड कर रहा है उसे यही वाला वर्जन दिखाई दे रहा होगा, उसे ये वाला वर्जन नहीं दिखाई देगा। जब ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तब इसे ये वाला वर्जन दिखाई देगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। सो ये रहा, व्हेन T1 स्टार्ट्स इट रीड द करंट वर्जन ऑफ द सीट अवेलेबल। जब T2 अपडेट करेगा सी अवेलेबिलिटी, तो इसके लिए एक न्यू वर्जन बन जाएगा। और T1 जो है वो स्टिल ओल्ड वर्जन को ही देख रहा होगा, जिससे कि हमारी रीड कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा। देखो एग्जांपल, देखो जो PYQs आते हैं ना उसके जो हमारे क्वेश्चन आते हैं मल्टी वर्जन स्कीम के, वो मल्टी वर्जन स्कीम को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल से कराया है, एक है टिकट बुकिंग सिस्टम और एक है बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में ये सिनेरियो है कि T1 को तो अपडेट, T1 को क्या करना है, बस अकाउंट को रीड करना है, बैलेंस को रीड करना है। और T2 को क्या करना है, बैलेंस को अपडेट करना है, ठीक है। सो जो हमारा T1 है वो ओल्डर वर्जन के साथ स्टार्ट करेगा, फिर T2 क्या करेगा, क्रिएट करेगा न्यू वर्जन, क्योंकि उसे अपडेट करना है। और जो T1 है वो फिनिश कर देगा विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड बाय T2, ठीक है। और T2 हमारा जो T1 जो है ब्लॉक भी नहीं होगा T2 की वजह से। ये समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल था, बिल्कुल पहले वाले की तरह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, व्हाट इज रिकवरी विद कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये मैं यूनिट 4 के अंदर बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, ठीक है। तो प्लीज उसमें जाकर देख लेना अच्छे से। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर रनिंग साइमल्टेनियसली द सिस्टम मस्ट एंश्योर दैट डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंट इवन इफ द सिस्टम फेलियर, ठीक है। मतलब कि कोई अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक टाइम पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें से क्या होता है कि आप एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो आपका जो सिस्टम है अगर वो क्रैश हो जाता है, ठीक है, आप है ना, तो आपका जो
आपका ऐसी कौन सी टेक्निक्स होंगी, ऐसी कौन सी रिकवरी टेक्निक्स होंगी जो आपको हेल्प करेंगी, जो आपका डेटाबेस है उसे कंसिस्टेंट स्टेट में वापस ले जाने में, ठीक है, मतलब आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तब। तो बेसिकली क्या होता है कि इमीडिएट अपडेट टेक्निक्स होती हैं कुछ, मतलब कि जैसे ही आप अपडेट करते हो तुरंत डेटाबेस के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पर डेफिनेशन समझो इमीडिएट अपडेट टेक्निक्स की, तो चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शंस आर इमीडिएटली रिटर्न टू द डेटाबेस एज सून एज दे आर परफॉर्म्ड इवन बिफोर द ट्रांजेक्शन कमिट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप जैसे ही चेंजेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो अपडेट होते जा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि रिड्यूस कर देता है रिकवरी टाइम सिंस चेंजेस आर ऑलरेडी इन द डेटाबेस। और चैलेंज क्या आता है कि अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है, और ट्रांजेक्शन कमिट करने से पहले आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, बेसिकली क्या हुआ कि किसी बंदे ने रीड किया कोई है ना और राइट किया और उसने कमिट नहीं किया, ठीक है, आपने जैसे ही राइट किया आपने डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर दिए, तो उसने क्या किया, कमिट नहीं किया, ठीक है, कमिट नहीं किया। अब आपको क्या पता कि वो जो डेटा है वो सेव करना चाहता था या नहीं चाहता था। अगर वो चाहता था तो वो कमिट करता और सेव कर देता, लेकिन अब कमिट ही नहीं हुआ, यहीं पर क्या हुआ, सिस्टम आपका फेल हो गया, ठीक है। जैसे ही आपका सिस्टम फेल हुआ, अब आपको क्या पता कि उसे वहां पर सेव करना था या फिर उसे रोल बैक करना था। तो ये इसके अंदर चैलेंज आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली है ना, जो हमारी रिकवरी टेक्निक्स होती हैं वो यहाँ पर दो होती हैं, ठीक है। एक हमारी रोल बैक भी होती है कि आप वापस पहुंचा दो। देखो दो होती है, एक होती है लॉग बेस्ड रिकवरी और एक होती है चेक पॉइंट्स, ठीक है। रोल बैक जो सॉरी सॉरी लॉग बेस्ड रिकवरी और जो हमारा चेक पॉइंट्स है, इनको मैंने यूनिट 4 के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है, तो जाकर एक बार प्लीज देख लेना, है ना। बस इसके अंदर देखो लॉग बेस्ड के अंदर क्या होता है कि आपका एक लॉग मेंटेन होता है, बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और अगर आपका जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है उसके अंदर अगर आपको कमिट मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको कमिट ऑपरेशन मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर देते हो, रीडू कर देते हो। अगर आपको कमिट नहीं मिलता तो आप अंडू कर देते हो, ठीक है। यही बस दो ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जाकर देख लेना यूनिट 4 के अंदर। और चेक पॉइंट्स में क्या होता है, चेक पॉइंट्स का ये फंडा होता है कि बेसिकली आपका जो डेटाबेस है वो बहुत दिनों से अपना जो लॉग है पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि डेटाबेस मेरा इतने जो पीरियड्स में क्या था, कंसिस्टेंट था और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई उसके अंदर, ठीक है, तो आप क्या कर देते हो, यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा देते हो कि यहाँ पर मेरा जो डेटा है बिल्कुल कंसिस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा दिया। तो क्या होगा कि जो आपका पहले का जितना भी लॉग होगा वो डिलीट हो जाएगा और आगे से फिर मेंटेन होगा, ठीक है। तो आगे अगर कोई भी फेलियर आएगा तो यहाँ पर पहुंचा देगा वो वापस, ठीक है। तो मतलब आप क्या करते हो, जहां पर भी चेक पॉइंट लगाते हो वहां पर एक स्नैपशॉट ले लेते हो कि बेसिकली अगर आपका आगे कहीं पर भी सिस्टम फेल हो जाता है तो आप वापस यहाँ पर पहुंच जाओ, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो आपका कंसिस्टेंट था, आपको पता था, तो आप वापस यहाँ तक पहुंच जाओ, ठीक है। अब फिर आप आगे चलते हो, यहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक मेरा डेटा पूरा कंसिस्टेंस है डेटाबेस, तो आप यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा देते हो, तो यहाँ पर पीछे का पूरा डिलीट हो जाएगा और अगर अगर कहीं कहीं पर चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा वापस, ठीक है। ये चेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने यूनिट 4 के अंदर पढ़ाया, याद कर लेना, ठीक है। फिर आता है एक पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया था कि सिंगल यूजर और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर मतलब क्या सिनेरियो होता है। तो सिंगल यूजर एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपका जो होता है एक ही मतलब ट्रांजेक्शन एक टाइम पर काम कर रहा होता है, ठीक है। इजियर टू हैंडल बिकॉज ओनली वन ट्रांजेक्शन इज एक्टिव एट अ टाइम, ठीक है। इसमें रिकवरी जो इन्वॉल्व होती है स्टेट फॉरवर्ड होती है कि बेसिकली आप दो ऑपरेशन का यूज करते हो, अंडो का और रीडू का, ठीक है। अगर कमिट मिल जाता है आपको तो आप रीडू कर देते हो, अगर कमिट नहीं मिलता तो आप अंडू कर देते हो, ठीक है। अब आता है मल्टी यूजर में क्या होगा कि एक टाइम पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं, कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो, लॉक्स का, टाइम स्टैम्प्स का, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, इन सब का आप यूज करते हो रिकवरी को मैनेज करने के लिए और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख कर आओगे, फिर आप अंडू और रीडू को समझा कर आओगे, फिर आप लॉग बेस्ड रिकवरी, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, लॉकिंग प्रोटोकॉल, इन सबको बता कर आओगे, ठीक है। इन सबको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। इतना हो गया हमारा रिकवरी विद कॉन्करेंट। अब देखते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या है, केस स्टडी ऑफ ओरेकल, ठीक है। सो ओरेकल बिल्कुल हमारा क्या है, एक हमारा आरडीएमएस है, बेसिकली हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आप मतलब एक समझ सकते हो कि जहां पर आप पूरे अपने डेटाबेस को क्या करते हो, मैनेज करते हो। मैनेज करने से क्या मतलब है, रीड राइट अपडेट डिलीट ये सारी चीजें आप इसके अंदर करते हो, ठीक है। सो केस स्टडी है पूरा, हम देखते हैं कि ओरेकल क्या था। ओरेकल हमारा यूनिट 5 के अंदर पूछा गया है, तो बेसिकली हम कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स के बेस पर इसे देख रहे होंगे, ठीक है। सो ओरेकल डेटाबेस डेवलप बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनके डेवलपर का भी नाम लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर जो ओरेकल कॉर्पोरेशन से क्या हो रहेगा, आपको नाम याद रहेगा कि ओरेकल कॉर्पोरेशन जो इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत पॉपुलर है। इट इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा मैनेजमेंट नीड्स for enterprises application. Oracle implement robust concurrency control techniques to ensure data integrity, consistency, isolation when multiple transactions are executed simultaneously. So basically Oracle इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि ये बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी लार्ज स्केल डेटा मैनेजमेंट जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके संभाल लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल की। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी एसेट प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन करता है, ठीक है।
मतलब कि एसिड प्रॉपर्टी जब भी हमारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन काम कर रहे होते हैं तो उन्हें मेंटेन करके रखता है कि ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये होता है ओरेकल के बारे में बातचीत। अब हम देखेंगे की कंकरेंसी टेक्निक्स कौन कौन सी है ओरेकल के अंदर, ठीक है। तो पहली आ जाती है हमारी मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो हमने जो अभी मल्टी वर्जन स्कीम के अंदर पढ़ा वही होता है इसके अंदर। कि क्या होता है इसके अंदर, जो मल्टीपल वर्जन जो है वो मेंटेन किए जाते हैं अगर आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि Oracle uses multi-version concurrency control to provide a non-blocking read mechanism, ठीक है। तो इसके अंदर रीड जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। देखो मैं फास्ट इसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने यूनिट 4 के अंदर ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, है ना। और यूनिट 5 मतलब यूनिट 4 के अंदर तो मैंने रिकवरी बता ही दी थी, लेकिन अब है ना हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अब स्लो जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर है इस सब्जेक्ट का, है ना। तो व्हेन ट्रांजैक्शन मॉडिफाइज डेटा, द डेटाबेस डज नॉट ओवरराइट द ओरिजिनल डेटा। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन मॉडिफाई करता है किसी भी डेटा को तो ओवरराइट नहीं होगा वहां पर क्या होगा, आपका एक और वर्जन बन जाएगा। देखो इट क्रिएट अ न्यू वर्जन वाइल रिटेनिंग द ओल्डर वर्जन टू बी अदर ट्रांजैक्शन टू रीड, ठीक है। दिस एंश्योर रीड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इतना बस समझ लो। अब ये एग्जाम्पल भी पढ़ लेना। अब आता है हमारा सेकंड, अंडो स्पेस, ठीक है। अंडो टेबल स्पेस सेकंड है ना, ये मैंने यहाँ पर सॉरी थर्ड लिख दिया यहाँ पर। तो देख लेना अंडो टेबल स्पेस, ठीक है। अंडो टेबल स्पेस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर मैं दो लिखता हूँ, टू, ना यहाँ पर टू देख लेना। ओरेकल यूजेस अंडो सेगमेंट्स टू स्टोर द ओरिजिनल स्टेट ऑफ मॉडिफाइड डेटा। सो टेबल स्पेस क्या होता है, पहले तो आप ये समझो टेबल स्पेस क्या होता है। सो टेबल स्पेस क्या होता है, एक हमारा लॉजिकल पोर्शन होता है किसी भी टेबल का, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो किसी भी टेबल का एक जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करके रखा जाता है टेबल स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ओरेकल क्या करता है, अंडो सेगमेंट्स जो है उसे यूज करता है स्टोर करने के लिए ओरिजिनल स्टेट ऑफ अनमॉडिफाइड डेटा, ठीक है। अगर कोई डेटा आपका मॉडिफाई हुआ है तो वो अंडो सेगमेंट्स का यूज करता है उसे स्टोर करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर कोई उसके अंदर चेंजेस वगैरह वापस आते हैं तो वो रोल बैक कर जाए, ठीक है। मतलब कि ये किसके लिए यूज होता है, दिस अनेबल्स रोल बैक फॉर अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन अनकमिटेड है तो वो अंडू का यूज करके क्या कर सके, पहले वाले जो स्टेट था वहां पर पहुंच सके, ठीक है। तो यार समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ कि आपकी एक टेबल है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई मॉडिफाइड हुई, ठीक है, कोई चीजें मॉडिफाई हुई यूजर ने की, ठीक है। और उसने क्या किया, मॉडिफाई करने के बाद ना कमिट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने उसका एक और आपका जो है वर्जन जो है अंडो सेगमेंट जो है वो मेंटेन होगा, ठीक है। और कमिट नहीं हुआ और क्या हो जाता है, कमिट नहीं करने के पहले रोल बैक कर जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो वापस जो है पहुंच जाएगा वहां पर जहां पर भी वो था, ठीक है। इतना समझो। जनरेशन ऑफ कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ अ क्वेरी यूजिंग मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। सो आपके जो है क्या होगा कि जितने भी चेंजेस होंगे उनके अलग अलग स्नैपशॉट्स बनते रहेंगे, जिसका वो करने के लिए क्या यूज करते हैं, मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इवन इफ अ ट्रांजेक्शन इज रोल बैक, ओरेकल एंश्योर दैट अदर यूजर्स व्यूज ऑफ द डेटा रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। मतलब कि अगर एक बात समझो, मतलब कि T1 काम कर रहा है, ठीक है। और ये काम करते करते कुछ मॉडिफाई वगैरह करते करते आगे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा T2 आता है, उसे यहाँ पर जो मॉडिफाइड डेटा था वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इस पर काम कर रहा है। तो ये आगे जाने के बाद क्या होता है कि ये रोल बैक कर जाता है पीछे, ठीक है। ये रोल बैक कर जाता है पीछे। तो ये जो T2 है ना हमारा, वो इसी वाले पे काम कर रहा होगा। उसे क्या होगा कि उसके लिए क्या होगा कि ये जो है ये मॉडिफाई जो है ये इसे मतलब परेशान नहीं करेगा, इतना समझो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाएगा। तो वो क्या है, एंश्योर करता है कि जो हमारे अदर यूजर्स हैं उनके लिए जो व्यू है वो अनअफेक्टेड रहे, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये हो गया हुआ कंप्लीट। अब आता है हमारा ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। रिसोल्यूशन, ठीक है। सो ये क्या है कि ओरेकल एम्प्लॉयज सोफेस्टिकली क्या बोलते हैं एल्गोरिथम टू हैंडल राइट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रांजेक्शन, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये बहुत अच्छा एल्गोरिथम यूज करते हैं जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर नहीं होता और वो रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है, राइट कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है तो क्या होगा, द डेटाबेस डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन विद द हायर प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द टाइमिंग एक्सेस ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि T1 और T2 जो है वो आए, ठीक है। और इसके अंदर इन दोनों को क्या दिया जाएगा, एक टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, ठीक है। और टाइम स्टैम्प के बेस पर ही प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड होगी। तो देखो T1 अगर पहले आया है फिर T2 आया है तो T1 की जो प्रायोरिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। और T2 बाद में आया तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या होगा कि जो T1 है उसकी बात मानी जाएगी और जो T2 है उसको रोल बैक कर दिया जाएगा वापस, ठीक है। बस इतनी सी बात है। सो द लोअर प्रायोरिटी ट्रांजेक्शन में बी डिलेड और रीस्टार्टेड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ओरेकल कंकरेंसी कंट्रोल, पढ़ लेना, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस है, मिनिमल ब्लॉकिंग है इसके अंदर और मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट को अनेबल करता है और स्केलेबल है, ठीक है।
सो इतना यार सारी चीजें आपको ओरेकल के बारे में पता चल गई होंगी। ओरेकल अभी तक एक भी बार पूछा नहीं गया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और है ओरेकल के अंदर, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, शायद दूसरे वाले में था, पार्ट कट गया है ना। मैं नोट्स शायद कोशिश करूंगा इसके अंदर ऐड कर दूं कि ये जो है ना रो लेवल लॉकिंग का यूज करता है, ठीक है। रो लेवल लॉकिंग में क्या होता है कि आपका जो पूरा रो है वो आप उसे लॉक कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये रो लेवल लॉकिंग का भी यूज करता है। एक अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर लेना अगर चाहो तो। वैसे इतना बहुत है, जितनी मैंने चीजें बताई इतना बहुत है, ठीक है। ओरेकल के बारे में हो गया, अभी तक पूछा नहीं गया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन पीवाईक्यू के अंदर है, इसके लिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल बहुत ईजी टॉपिक है, आपको बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। 2023-24 में पूछा गया था, बेसिकली साइलेंट फीचर पूछे गए थे ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल के, और इसका एक एग्जाम्पल पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा जिससे कि आपको बहुत ईजी हो। So, graph-based locking is a concurrency control mechanism designed to manage data item access and prevent deadlocks by defining a partial ordering of a data items. तो बेसिकली समझो कि ये हमारी क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म होता क्या है? कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म एक वो मैकेनिज्म होता है जहां पर कि अगर आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक टाइम पर काम कर रहे हैं तो उनके अंदर जो उनका रिजल्ट है वो अच्छे से रहे, मतलब उसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। अब ये बेसिकली यूज होता है हमारे जो डेडलॉक्स होते हैं ना, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ डेडलॉक होते क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर T1 है और T2 है, ठीक है। T1 जो है टी ए पर काम कर रहा है अपना मस्त, और T2 जो है वो बी पर काम कर रहा है अपना मस्त, ठीक है। T2 क्या चाहता है कि मैं T2 जो है चाहता है ए को मैं रिक्वायर कर लूँ, ठीक है। और T1 चाहता है कि मैं बी को रिक्वायर कर लूँ, ठीक है। तो T2 क्या करता है, इस पे डालता है और ये इस पे आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ना तो ये ए को छोड़ता है, ये चाहता है कि मैं ए को नहीं छोड़ूं जब जब मैं बी को ले लूं, और ये चाहता है कि मैं बी को ना छोड़ूं और ए को भी ले लूं। तो क्या होता है, दोनों ही वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, डेडलॉक आ जाते हैं इनके बीच में, और दोनों ही क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं और दोनों हमेशा वेट करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे साइकिल बनती है कि T1 और T2 है, ठीक है। T1 एक ऐसा रिसोर्स चाहता है जो कि T2 ने अलोकेट किया हुआ है या फिर यूज कर रहा है ना। और T2 एक ऐसे रिसोर्स को चाहता है जो कि T1 एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक लूप बन जाता है और यहाँ पर आ जाता है डेडलॉक, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब दिस प्रोटोकॉल ensure that transaction access data in a specific order, avoiding circular waits that cause deadlock, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप पहले से ही ये इंश्योर कर दोगे कि आपका जो डेटा है वो किस ऑर्डर में हमारा जो है स्पेसिफाई, मतलब जो है एक्सेस होगा, ठीक है। अगर आपको यही पता चल जाए कि ए वाले डेटा को इस टाइम पर क्या बोलते हैं अलोकेट किया जाएगा, बी वाले को इस टाइम पर एक्सेस किया जाएगा, तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जिससे कि चीजें जो है डेडलॉक नहीं आने देंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल, नाम से ही पता चल रहा है ग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है नोड और एक होते हैं एजेस, ठीक है। उन्हीं के बेस पर है। तो देखो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, पहला है पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ डेटा आइटम, ठीक है। पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ डेटा आइटम क्या होता है कि ऑल डेटा आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। डीएजी के अंदर आपके जो जितने भी आपका डेटा आइटम्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। अब डीएजी क्या होता है, एक हमारा ऐसा ग्राफ जिसके अंदर साइकिल नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब कि देखो एक बात बताओ, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर साइकिल नहीं बनती वो क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उस वो एक हमारा असाइक्लिक ग्राफ होता है, ठीक है। उसे हम डीएजी भी बोलते हैं। और डायरेक्टली लिखा हुआ तो एरो बने रहेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ ट्री की तरह बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये समझो कि अगर ऐसा हो तो इसके अंदर क्या है, लूप नहीं बन रहा, ठीक है। लूप नहीं बन रहा तो ये क्या है, डीएजी है। डीएजी के बारे में आप अपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो कंपाइलर डिजाइन पढ़ोगे तब आप और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा नोड होता है वो डेटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो एजेस होते हैं वो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक्सेस जो सीक्वेंस है वो कैसा रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपका ऐसे समझो कि वो अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। वैसे नीचे बताऊंगा, अभी एक बात बताता हूँ आगे की। प्रोटोकॉल रूल्स कौन कौन से होंगे, अ ट्रांजेक्शन कैन एक्वायर अ लॉक ऑन अ डेटा आइटम ओनली इफ हैज ऑलरेडी लॉक्ड इज पेरेंट इन अ ग्राफ, ठीक है। मतलब कि जैसे अब बताना ही पड़ेगा कि आपका ये डेटाबेस है और नीचे आपका सेक्शन है और नीचे कोई आपकी टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस है और यहाँ पर सेक्शन है और यहाँ पर टेबल है। अगर कोई बंदा टेबल को एक्सेस करना चाहता है तो उसे पहले हमारे डेटाबेस पर लॉक लेना पड़ेगा, फिर उसे सेक्शन पे लॉक लेना पड़ेगा, फिर वो टेबल पे लॉक करके उसे एक्सेस कर सकता है। इतनी बात है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब वंस अ ट्रांजेक्शन रिलीज अ लॉक इट कैन नॉट एक्वायर एनी मोर लॉक्स, अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी लॉक को छोड़ देगा तो वो किसी और लॉक को एक्वायर नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। हम इससे क्या होता है कि हमारा जो डेडलॉक है वो अवॉइड होता है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी सर्कुलर नहीं बन रहा तो डेडलॉक तो खैर होगा ही नहीं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल जिससे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि देखो
मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ अच्छे से। अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरे को ना जी पर जो है चेंजेस करने हैं, मुझे जी को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप जी को कैसे एक्सेस कर सकते हो? आपको सबसे पहले ब्लैक कलर लो, आपको सबसे पहले ए के ऊपर लॉक लेना पड़ेगा, फिर आप जाओगे नीचे बी के ऊपर आपको लॉक लेना पड़ेगा, फिर आप जाओगे नीचे डी के ऊपर लॉक लेना पड़ेगा, फिर आप जाओगे नीचे जी के ऊपर लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? अब जब आप इस लॉक को ले लोगे, फिर क्या होगा कि अगर आपने जी पर काम कर लिया है, तो आप इसे रिवर्स ऑर्डर के अंदर हटाओगे लॉक को, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, जी पर से लॉक हटाओगे, फिर आप डी पर से लॉक हटाओगे, फिर आप बी पर फिर से लॉक हटाओगे, फिर आप ए पर लॉक हटाओगे, ठीक है। और अगर कोई बंदा आपने इस पर काम आप इस पर काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर कोई बंदा एच पर काम करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई बंदा एच पर काम करना चाहता है, तो जब तक आप ये लॉक हटाओगे नहीं ए के ऊपर से, तब कोई एच पर काम नहीं कर सकता, ठीक है, समझ रहे हो? ये होता है हमारा ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब हम इसे एक एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, तो इसमें एक हमारा स्टेप्स भी गिवन है, तो स्टेप्स भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। स्टेप्स कैसे हुए मैंने, कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो हायरार्की ऑफ डेटा आइटम एंड अरेंज देम डीएजी, ठीक है। तो हमने एग्जांपल है हमारे पास डेटाबेस टेबल रो एंड कॉलम, ठीक है, ऐसे कुछ हायरार्की बनती है। और ट्रांजैक्शन लॉक का डेटा आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट नोड इन द हायरार्की, तो हाईएस्ट नोड क्या है, डेटाबेस के ऊपर पहले लॉक लो, फिर टेबल के ऊपर, फिर रो के ऊपर, देन कॉलम के ऊपर जाओगे आप, ठीक है। अब आता है द ट्रांजेक्शन कैन ओनली लॉक चिल्ड्रन ऑफ अ लॉक्ड पेरेंट्स, है ना। मतलब कि आपने अगर पेरेंट के ऊपर लॉक लगाया, तो आप उसके चिल्ड्रन को जब ही मतलब कर सकते हो एक्सेस, जब आपने उसके पेरेंट्स पर लॉक ले रखा हो, ठीक है। व्हेन फिनिश द ट्रांजेक्शन रिलीजेस द लॉक इन द रिवर्स ऑर्डर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो यहाँ पर एक हमारा एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमारे पास एक हायरार्की मेंशन है कि आपके पास लाइब्रेरी सिस्टम है, जिसके अंदर सबसे पहले है आपके पास डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस के बाद है आपके पास सेक्शन, फिर है आपके पास बुक, और फिर है आपके पास पेज, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक हायरार्की मेंशन है, और ये आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर कोई भी आपका साइकिल नहीं बन रही है, तो ये क्या है, हमारा डीएजी है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। अब हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन T1 वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं पेज वन को रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। और देखो पेज वन बुक वन के, तो यहाँ पर एक हम मान लेते हैं कि बुक वन है और ये पेज वन है, ठीक है। ये करना चाहता है, तो लॉक का ऑर्डर कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो ऑर्डर, पहले वो डेटाबेस के ऊपर लॉक लेगा, फिर वो हमारे जो बुक है, मतलब कि सॉरी, पहले जो डेटाबेस के ऊपर लॉक ले लिया, फिर वो सेक्शन के ऊपर लॉक लेगा, फिर वो बुक वन के ऊपर लॉक लेगा, फिर वो पेज वन के ऊपर लॉक लेगा, ठीक है। इस तरीके से जो लॉक है वो मेंटेन होगा, ठीक है। अब वो काम कर लेगा, फिर वो रिवर्स ऑर्डर में लॉक को छोड़ देगा, ठीक है। ये हो गया। अब आएगा हमारा T2। T2 क्या करेगा, मॉडिफाई करना चाहता है बुक टू को, ठीक है। वो चाहता है कि मैं बुक टू को क्या कर दूं, मॉडिफाई कर दूं। तो लॉक का ऑर्डर कैसे रहेगा, कि वो पहले डी पे लॉक लेगा, फिर वो एस पे लॉक लेगा, फिर वो बुक पे लॉक ले पाएगा, ठीक है। फिर वो रिवर्स ऑर्डर में उन सबको छोड़ देगा। फिर अब क्या चाहता है, T3 चाहता है कि मैं सारे के जो एक सेक्शन है उसकी सारे की सारी बुक्स को क्या कर दूं, रीड कर लूं, ठीक है। तो पढ़ाकू लड़का है, ये आएगा डी पे ऊपर, ये इस पे लॉक लेगा, फिर सेक्शन के ऊपर लॉक लेगा, और जितनी भी बुक है उन सबको रीड कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्राफ ग्राफ बेस्ड लॉगिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, ये डेडलॉक को प्रिवेंट करता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा जो T1 था, उसने अगर P1 पर लॉक ले रखा है, ठीक है, और T2 कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द मॉडिफाई पेज वन विदाउट फॉलोइंग द लॉक हायरार्की, ठीक है। तो अगर दो ट्रांजेक्शन यहाँ पर एक साथ काम ही नहीं कर पाएंगे, और जो है डेडलॉक आएगा ही नहीं, अगर ही नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि लॉक ऑर्डर को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, तो आपका जो डेडलॉक है वो कभी भी अगर नहीं होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप पढ़ लेना लॉक बेस्ड प्रोटो लॉकिंग के, ग्राफ बेस्ड लॉकिंग है, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और हमने यहाँ पर हमारी जो यूनिट 5 थी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर ली। बस आपको ये जो हमारी रिकवरी टेक्निक्स हैं वो जाकर एक बार पढ़ लेना, यूनिट 4 के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाई है ना। और हमने इसके अंदर जितना भी सिलेबस सब पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके साथ जितनी भी पीवाई की उससे मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार अच्छा सा सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और लाइक कर देना, और कमेंट करके जाना कि भैया आपको भैया मतलब वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बता देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।